नमस्कार दोस्तों। गवर्नमेंट आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज लिलिया के द्वारा एसएसआईपी एंड इनोवेशन क्लब के अंतर्गत आयोजित 10 डेज नेशनल वर्कशॉप ऑन फाइनेंशियल एजुकेशन के चौथे दिन में मैं डॉक्टर महेश गढ़िया, एसएसआईपी एंड इनोवेशन क्लब कोऑर्डिनेटर, जीएससीसी लिलिया, आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं हमारे जो मुख्य ट्रेनर है इस वर्कशॉप के, डॉक्टर अरुण चौबे सर, उसका भी तहे दिल से आज के इस चौथे दिन में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं सर। दोस्तों, आज का जो हमारा चौथा दिन का जो टॉपिक है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंस है। वो टॉपिक है टॉप 10 मनी मंत्रास फॉर टीन्स। मनी मंत्रास, मनी को किस प्रकार से हम आकर्षित कर सकते हैं, वो कौन से मंत्र हैं जिससे हम मनी को अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं। ये सारी बातें आज आपको आज के इस चौथे दिन के सेशन में आपको अरुण चौबे सर डीपली समझाएंगे। तो मैं स्वागत करना चाहूंगा और ये प्लेटफॉर्म हैंडओवर करना चाहूंगा हमारे मुख्य ट्रेनर अरुण चौबे सर को कि वो आए और टॉप 10 मनी मंत्रास फॉर टीन्स के बारे में हम सबको डिटेल में मार्गदर्शित करें। अरुण चौबे सर। Welcome to day 4, 9th March 2022. I am really thankful for all of you क्योंकि आपने इतना टाइम दिया इस प्रोग्राम को, और ये 4th डे का प्रोग्राम है। अगर इसके पहले आपने इसके पहले के 3 सेशन अटेंड नहीं किए हैं, फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, तो यहाँ पे स्टॉप करके इसको पहले आपको लिंक में मिल जाएगा, वो लिंक में जाकर के फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड डे को कंप्लीट करना है, फिर यहाँ से स्टार्ट करना है। क्योंकि हमने पूरी प्रोसेस डेवलप की है कि ये प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद, ये 10 डेज का प्रोग्राम अटेंड करने के बाद यू विल इंक्रीज योर कॉग्निटिव स्किल। तो वो स्किल डेवलपमेंट के लिए ये प्रोसेस को फॉलो करना है। ह्यूमन कैन फेल बट सिस्टम विल नेवर। तो आपको ट्राई करना है कि सिस्टम का बेनिफिट लेना है। ओके, तो लेट मी स्टार्ट। बिफोर स्टार्टिंग आई वुड लाइक टू से थैंक्स फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट मिस्टर नारायण माधव सर, क्योंकि सर आपकी वजह से ये प्रोग्राम संभव हो पाया है। और इसके अलावा मैं रियली थैंकफुल हूँ गवर्नमेंट आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज लिलिया के लिए, क्योंकि उन्होंने ये प्रोग्राम को कंप्लीट करने में बहुत हेल्प की है और इसको इनिशिएटिव लेके इसको काफी डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सेशन वाज वेरी सक्सेसफुल। तो मैं देख पा रहा हूँ काफी व्यूज भी आ रहे हैं और काफी कमेंट्स भी आ रहे हैं। और आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो आपको कमेंट बॉक्स में डालना है। हम लोग और प्लान कर रहे हैं कि इस तरह के जो आपके क्वेश्चंस हैं उसके ऊपर हम लोग अलग से एक सेशन बनाएंगे। तो मेक श्योर कि आपके जो भी डाउट्स हैं वो आप कमेंट बॉक्स में लिखने का रखें, राइट। इसके अलावा मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ ये कॉलेज के जो प्रिंसिपल सर हैं डॉक्टर राजेंद्र सिंह राठौड़ के, क्योंकि उन्होंने हमको काफी हेल्प की इस प्रोग्राम को डेवलप करने में, काफी कुछ उन्होंने सपोर्ट किया है। और उसके अलावा जो इस कॉलेज के प्रोफेसर हैं डॉक्टर महेश गढ़िया, जो कोऑर्डिनेटर भी है एसएसआईपी इनोवेशन क्लब के, अपार्ट फ्रॉम दैट प्रोफेसर सुभाष ओडेदरा, क्योंकि उनकी इन दोनों की वजह से भी ये प्रोग्राम संभव हो पाया है। तो आई रियली थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। उसके अलावा मैं थैंकफुल हूँ कि जो लोग अपना टाइम दे पा रहे हैं, क्योंकि ये टाइम पे आप चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं, बट आपने अपने नॉलेज को, अपने स्किल को, अपने एजुकेशन को प्रेफरेंस दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। आप लोगों ने ऑलरेडी अगर इसके पहले के सेशन अटेंड किए होंगे तो मेरे बारे में काफी कुछ जान लिया होगा। अगर फिर भी आपको डिटेल में जानना है तो डे 1 का आपको सेशन देखना पड़ेगा, वहां पे मैंने अपना पूरा इंट्रोडक्शन दिया है। यहाँ पे सिर्फ मैं अपने नाम से स्टार्ट करता हूँ, अरुण चौबे, और आज के दिन पे मैं आपका होस्ट एंड दोस्त हूँ। मैं आपको ये जर्नी में आगे लेके जाने वाला हूँ। आई एम ऑल्सो वर्किंग एज अ सेबी स्मार्ट सिक्योरिटीज मार्केट ट्रेनर एंड एनआईएसएम एमपैनल ट्रेनर। तो एनआईएसएम की काफी जो ट्रेनिंग्स होती है, इक्विटी डेरिवेटिव, करेंसी डेरिवेटिव, म्यूचुअल फंड और एसओआरएफ, उसके लिए मैं एमपैनल ट्रेनर हूँ। तो काफी प्रोग्राम्स मैं करता रहता हूँ। तो आगे ज्यादा समय ना लेते हुए मैं इस प्रोग्राम को स्टार्ट करता हूँ। ये प्रोग्राम सही में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, क्योंकि टुडेज टॉपिक इज टॉप 10 मनी मंत्रास फॉर टीन्स। ये एक्चुअली तो टीन्स के लिए है, बट एक्चुअली एप्लीकेबल सबके लिए है। मतलब आपकी एज 15-16 साल की हो या आपकी एज 60 साल की हो, 80 साल की हो, ये जो आज के दिन में मैं शेयर करने वाला हूँ ये आप सबके लिए एप्लीकेबल होगा। तो आपको टाइम निकालना है और इस प्रोग्राम को कंप्लीटली अटेंड करना है। तो मैं यहाँ पे अपनी पीपीटी को स्टार्ट कर दे रहा हूँ कि जिससे आप बहुत सारे नोट्स बना सके, पॉइंट्स बना सके। तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ
और इसको फुल स्क्रीन पे कर देता हूँ जिससे आपको व्यू काफी अच्छा मिले। जस्ट अ मिनट। परफेक्ट। तो मेरे ख्याल से आप रेडी होंगे सीखने के लिए। तो लेट अस स्टार्ट विद द प्रोग्राम। अच्छा, मेरा ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर और आप कुछ जो मेरे इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट डिटेल है वो भी आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9898043710। उसके अलावा अगर आप मुझको ईमेल करना चाहते हैं तो educate2self@gmail.com, उस पर आप कोई भी मेल कर सकते हैं। अगर आप मेरी मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करना चाहें तो educate2self करके आपको गूगल प्ले स्टोर में मिल जाएगा। और प्लस मेरी वेबसाइट भी है www.arunchaube.com। तो लेट अस स्टार्ट द प्रोग्राम। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के प्रोग्राम को, आज के एजेंडा से। बिफोर एजेंडा मैं जनरली एक कोट से स्टार्ट करता हूँ। तो आज का जो पहले तो टॉपिक है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, टॉप 10 मनी मंत्रास। तो उसके अंदर जो मुझको बहुत ही अच्छा एक पॉइंट याद आया था कि कोट याद आया जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, दोज हु डू नॉट मैनेज देयर मनी विल ऑलवेज वर्क फॉर दोज हु डू। मतलब अगर आप अपना पैसा मैनेज नहीं कर पा रहे हो तो दूसरा जो अपना पैसा मैनेज करे उनके लिए आप हमेशा काम करोगे, राइट। तो इस स्टेटमेंट से मैं स्टार्ट करता हूँ। आज का डे 4 है, 9 मार्च 2022। आज का जो ये प्रोग्राम है उसमें हम क्या क्या सीखने वाले हैं, तो टॉप एजेंडास फॉर अवर प्रोग्राम। द फर्स्ट वन इज, पहला प्रोग्राम रहेगा हम लोग का टॉप 10 मनी मंत्रास। देन टॉप 10 के अंदर मैं बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स इंट्रोड्यूस करूंगा जो रियल लाइफ में आपको काम आएंगे। ये सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ बुकिश नॉलेज है, किताबी ज्ञान है, ऐसा नहीं है। आपको बहुत कुछ ऐसा सीखने मिलेगा जो रियल लाइफ में आपके काम का है। उसके अलावा मैं आपके साथ शेयर करूंगा एक बहुत ही यूनिक चीज दैट इज एक्सपेंस ट्रैकर, कि आप अपने एक्सपेंस को कैसे ट्रैक कर सकते हैं। उसका एक मैं आपको टेम्पलेट दूंगा जिसके थ्रू आप अपने टेम्पलेट को उसको डाउनलोड करके अपनी डिटेल फिलअप करके वो अपने पास रखना है, या आपको लाइफ टाइम अपने पास रखना है, जिससे आप अपने एक्सपेंस को ट्रैक कर सकते हो। और जब आप एक्सपेंस को ट्रैक करना स्टार्ट करोगे तो उसमें इंप्रूवमेंट के भी चांसेस बहुत अच्छे हैं। उसके अलावा नेटवर्थ ट्रैकर, कि आपका जो नेटवर्थ है वो बढ़ रहा है कि घट रहा है, उसको ट्रैक करने का भी मैं आपको एक ये टेम्पलेट देने वाला हूँ। उसके अलावा जो आपके क्वेश्चन आंसर्स है उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन आंसर में फिर से मैं एक बार रिपीट कर दूं कि क्वेश्चन आंसर हो सके तो आप कमेंट बॉक्स में लिखने का रखो। तो उसके लिए हम लोग प्लान कर रहे हैं कि एक अलग से सेशन रखेंगे जिसके अंदर आपके जितने भी क्वेरीज है, जितने भी क्वेश्चन है, जितने भी सुझाव है, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे और ट्राई करेंगे उसमें से आपके जो भी क्वेरीज है उसको मैं सॉल्व कर सकूं। तो लेट अस स्टार्ट द प्रोग्राम। अच्छा, स्टार्ट करने के पहले कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शंस मैं आप लोग को देना चाहूंगा। अगर आप ये प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं तो आपको करीब करीब 45 मिनट से लेकर के 60 मिनट का टाइम स्पेयर करना पड़ेगा। ऐसी जगह बैठना है जहाँ पे आपका डिस्टरबेंस ना हो। बेस्ट वे है कि आप इसको लैपटॉप में देखें, तो लैपटॉप के अंदर आपको ये इसका जो एक्सपीरियंस है ना वो बहुत अच्छा होगा। तो लैपटॉप का यूज करना बेस्ट है। अगर आप मोबाइल का यूज कर रहे हैं तो मोबाइल में खास ध्यान रखना है कि आप जो यूज कर रहे हैं वो हॉरिजॉन्टल की जगह पे आपको वर्टिकल यूज करना है, राइट। सॉरी, वर्टिकल की जगह पे हॉरिजॉन्टल यूज करना है। तो जिससे क्या होगा, आपको स्क्रीन बड़ी दिखेगी और आपका व्यू बहुत अच्छा आएगा। आपको लगे कभी भी तो स्टॉप कर सकते हो अपने वीडियो को और उसको फिर से अपने नोट्स के लिए यूज कर सकते हो। आपको अगर मोबाइल का यूज करें तो हॉरिजॉन्टल वे में देखना है। इसके अलावा आपको पेन पेपर लेके बैठना है, कि जिससे क्या होगा, आपको कोई भी पॉइंट्स लिखना होता है तो आप उसको अपने नोट पैड के अंदर लिख सकते हो। तो हो सके तो पेन पेड लेके बैठो, जिससे आपको बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे दिखेंगे, क्योंकि मैं बहुत सारे लिंक भी इसमें शेयर करने वाला हूँ जिसको आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। तो बी रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। उसके अलावा आप बेस्ट एक्सपीरियंस के लिए हेडफोन का यूज कर सकते हैं या तो फिर हैंड्स फ्री का यूज करना है, तो जिससे आपको एक्सपीरियंस और अच्छा होगा, राइट। ये बेसिक इंस्ट्रक्शन इसलिए थी कि आपको एक्सपीरियंस ज्यादा अच्छा हो सके। अब आते हैं हम लोग कुछ डिस्क्लेमर पे। तो डिस्क्लेमर में सबसे पहला डिस्क्लेमर की ये जो मैंने प्रोग्राम डिजाइन किया है दैट इज एक्सक्लूसिवली फॉर एजुकेशन पर्पस। तो कभी कभी मैं कुछ सुझाव भी दे रहा हूँ तो आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कांटेक्ट करना है और उसके बाद ही उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो यहाँ पे मैं कितनी चीजें दूंगा जो आपको ट्रैक करने में हेल्प करेगी, बट अल्टीमेटली डिसीजन अगर आप ले रहे हो तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर का डिसीजन लेना है आपको। उसके अलावा ये पूरा प्रोग्राम मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट किया हुआ है और जो भी इंफॉर्मेशन शेयर मैं कर रहा हूँ दैट इज बेस्ट ऑफ माय नॉलेज। जितना भी मैंने लास्ट 16 ईयर में सीखा हुआ है उसको मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ मेरे बेस्ट नॉलेज के हिसाब से, जो आपको बेस्ट हो सके। तो यहाँ पे मैं ट्राई करूंगा कि आप मेरे नॉलेज का अच्छा बेनिफिट लीजिए, राइट। अब आते हैं हम लोग, जो भी ये प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं उनको बेनिफिट क्या क्या होगा।
तो सबसे पहले तो आपको 10 मंत्रास मिलेंगे। मंत्रास मतलब जो उस टाइम में गुरु मंत्र देते थे ना लोग, कि आप जिस गुरु के साथ भी काम कर रहे हो तो वो आपको कुछ सीक्रेट्स बताते थे। तो यहाँ पे मैं, जो कि ऐसे देखे तो वो सीक्रेट नहीं है, क्योंकि वो सबको पता है, बट मैं आपको सीक्वेंस में उसको इस तरह से सेट कर रहा हूँ कि उसको डेली आप उस हैबिट के ऊपर थोड़ा थोड़ा वर्क करके उसको अच्छे और पॉजिटिव वे में अपने लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो टॉप टॉप 10 मंत्रास मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। उसके अलावा जो मैं, जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया आपको, एक्सपेंस ट्रैकर आपको मिलने वाला है, जिसको डाउनलोड करके आप एक्सेल में अपने पास में रख सकते हैं। ऐसा SSIP का जो प्रोग्राम है, स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी, उसके ऊपर भी मैं थोड़ा सा एक स्लाइड रखा हुआ है कि जिसमें आपको उसकी वेबसाइट कौन सी है और उसके अंदर क्या डिटेल में कवर होता है, वो मैं शॉर्ट में कवर करूंगा। उसके अलावा नेटवर्क ट्रैकर भी आपको मिलने वाला है इस प्रोग्राम के एंड में, और फ्यूचर डायरेक्शन क्या क्या हो सकते हैं उसके बारे में ब्रीफ डिस्कशन बीच बीच में मैं करता रहूंगा। तो ये पूरे इसका एजेंडा है। आप बोल सकते हैं कि अगर आप ये प्रोग्राम अटेंड करें तो ये बेनिफिट्स आपको मिलेंगे नेक्स्ट 45 मिनट के अंदर। तो लेट अस स्टार्ट विथ फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट मंत्र। तो सबसे पहले नीड्स एंड वांट्स के बीच में डिफरेंस। आपको दोनों वर्ड ऑलमोस्ट एक जैसे लगते होंगे कि दोनों एक जैसे ही वर्ड है, इंटरचेंजेबल, ये बोलते हैं कि एक दूसरे के साथ में हम लोग उसको चेंज कर सकते हैं, ऐसे वर्ड है, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है। दोनों के बीच में बहुत ही डिफरेंस है। अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे ना, तो हमारी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें होती है कि जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट वो वांट में आती है, नीड में आती है, वो हमको पता ही नहीं होता है। तो ये हम लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमको ये ध्यान रखना है कि जो भी मेरे मंत्र हैं या जो भी इसके अंदर मैं सिखाना जा रहा हूँ, वो आप उसको सही से ध्यान से समझने का ट्राई करें। तो पहला तो नीड और वांट के बीच में क्या डिफरेंस है। नीड ऐसी चीज है कि जिसके बिना आपकी लाइफ नहीं चल सकती है, वो आपको करना ही पड़ेगा, राइट। और वांट कैसा है कि आप चाहो तो उसको पोस्टपोन कर सकते हो, थोड़ा टाइम बात कर सकते हो। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि जो भी आप एक्सपेंस कर रहे हो, जो मैं आगे जाके आपको ट्रैकर एक शेयर करूंगा, तो उसके अंदर आपको सारे अपने एक्सपेंस को लिखना है। पहले किसी को कट डाउन नहीं करना है। सबसे पहले अपने सारे एक्सपेंस को जब आप लिखना स्टार्ट करोगे, तो आपको समझ में आएगा कि कितनी चीजें ऐसी होती है कि जो सही में आपकी रिक्वायरमेंट में नहीं आती, फिर भी हम करते हैं, राइट। जैसे आज का टाइम अगर देखें तो मोबाइल के अंदर मैं आपसे पूछूं अगर ये क्वेश्चन कि मोबाइल है वो नीड में आता है कि वांट्स में आता है, आपको ये कमेंट बॉक्स में डालना है कि मोबाइल आपके हिसाब से नीड में है कि वांट में। मैं यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ। यस, यहाँ पे आप वीडियो को स्टॉप करके आपको आंसर देना है, फिर वीडियो को ऑन करना है। ओके, तो होपफुली आपने आंसर दिया होगा, मैं ऐसा मानता हूँ। तो कितने लोगों ने ऐसा दिया होगा कि ये नीड में है कि वांट में। बट एक्चुअली में आज का जो टाइम है उसमें मोबाइल जो है वो नीड में आएगा। क्यों नीड में आएगा? क्योंकि सारा काम आपका मोबाइल से हो रहा है। तो एक अच्छी क्वालिटी का मोबाइल आपके पास होना चाहिए, जिससे आप पूरी दुनिया के साथ कनेक्टेड रह सको, कांटेक्ट में रह सको, और बहुत सारे काम आप फिजिकली जाने की जगह पे इसके थ्रू ही कंप्लीट कर सकते हो। एक लाइव एग्जांपल मैं दूं आपको, तो अभी जो मेरा ये प्रोग्राम आप अटेंड कर रहे हो, ये कैसे हो पा रहा है? क्योंकि मोबाइल आपके पास है, आपके पास इंटरनेट है, तो आप अपने घर पे आराम से अपने कंफर्ट पे इस प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हो। तो ये इसका बेनिफिट है। बट वांट्स में कब आएगा? कितनी बार ऐसा होता है कि मैंने अभी शायद किसी जगह पे सुना था कि किसी ने अपनी किडनी बेच करके फिर आईफोन लिया था। मैं किसी कंपनी की स्पेसिफिक नहीं बोल रहा हूँ, बट कहने का मतलब ये है कि आप जो भी परचेस कर रहे हो, अगर उसका चीपर वर्जन अवेलेबल है तो उसके ऊपर भी आप सोच सकते हो, राइट। तो आपको ध्यान रखना है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ चीप क्वालिटी यूज करनी है। आपको ये है कि आप अलग अलग जगह पे उसके जो प्राइसेस अवेलेबल है, उसमें से बेस्ट प्राइस को सिलेक्ट कर सकते हैं आपकी जो भी प्रोडक्ट है उसके लिए। तो यहाँ पे मैं आपके सामने 3 क्वेश्चंस लेके आया हूँ कि जिसके थ्रू आप उसको बहुत ही इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो नीड में आएगा कि वांट्स में आएगा। तो सबसे पहले, इज दिस परचेज समथिंग आई रियली नीड? आपको जब भी कुछ परचेज करने जा रहे हो, इन शॉर्ट पर्स में जैसे हाथ डाल रहे हो ना, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये जो मैंने पर्स निकाला हुआ है, ये पर्स के अंदर ये मेरे नीड में आता है। जब पर्स में से आप पैसा निकाल रहे हो, तो ये नीड में है कि मतलब इसके बिना मेरा काम चल सकता है कि नहीं? आपको ये क्वेश्चन सबसे पहले एक बार पूछना है कि ये सही में नीड में है कि नहीं। मैं आपको मेरा एक एग्जांपल दूं कि जब मैं कॉलेज में था उस टाइम पे, मैं एक्चुअली अहमदाबाद में रहता हूँ, तो वहां पे लाल दरवाजा करके एक प्लेस है। वहां पे दिवाली के टाइम में बहुत सारी वेराइटीज की चीजें आती है। तो उस टाइम पे मैं एक बार शॉपिंग करने के लिए गए थे हम लोग कुछ फ्रेंड के साथ में। वहां पे मैंने येलो कलर की एक शर्ट देखी थी। येलो कलर मेरा वैसे भी फेवरेट है। तो उस केस में मैं क्या किया मैंने, कि वो शर्ट मेरे को इतनी अच्छी लगी कि मैं तुरंत उसको परचेस कर लिया। अब उसको परचेस करने के बाद मैं सिर्फ एक दिन उसको पहन के कॉलेज गया था उस टाइम में, और हुआ क्या, उसके बाद सब लोग मुझको देखते थे और मुझको ऐसा लगा कि ये क्या हो रहा है। फिर जब मैंने खुद अपने आप को आईने में देखा तो मुझको समझ में आया कि बस ये तो जो
बैंड बाजा होते हैं ना, उनकी तरह लग रहा है। फिर वो मतलब ऐसा नहीं कि मैं खराब लग रहा था, बट सिचुएशन ऐसी हो गई कि वो मैंने सिर्फ एक दिन पहना और उसके बाद उसको मैंने साइड में रख दिया। तो ऐसा होता है कि कितनी बार हमको उस टाइम में इम्पल्सिव बाइंग हम लोग करते हैं। आप किसी भी मॉल में जाना, मैं आपको ये बिहेवियरल फाइनेंस, मैंने जो फर्स्ट सेशन में बताया था कि बिहेवियरल फाइनेंस के बारे में भी मैं आपको कुछ ना कुछ बताते रहूंगा, तो उसका मैं एक केस स्टडी आपके साथ शेयर करता हूँ कि आप ऑब्जर्व करना, जब भी आप किसी भी मॉल में जाते हो तो आपने ऑब्जर्व किया है कि एंट्री और एग्जिट कभी भी एक साथ नहीं होंगे, राइट? परफेक्ट। तो वो क्या करते हैं, जैसे मान लो नॉर्मल केसेस में क्या होता है, जैसे भी गर्मी का टाइम स्टार्ट होगा और लोग के पास टाइम है, जैसे सेल्स वाला कोई बंदा मीटिंग के लिए गया हुआ है, उसके पास 1.5-2 घंटे का टाइम मिल गया, अब वापस से वो ऑफिस आके जा नहीं सकता, वो सोचेगा चलो मैं थोड़ा टाइम पास कर लूँ। कॉलेज के जो लोग होते हैं कि चलो 2 घंटे हम लोग मॉल में घूम लेंगे, या कोई भी बंदा फ्री है तो चलो मॉल में जाकर के 2 घंटा टाइम पास करेंगे। मतलब उस टाइम में उनके दिमाग में ये पर्पस नहीं होता है कि मैं कुछ परचेज करूंगा। बट जैसे ही मॉल में वो एंट्री लेते हैं ना, तो आप ऑब्जर्व करना, एंट्री के टाइम पे ही नजदीक में कोई ना कोई ऐसी एक चीज रखी होगी जो आपके सही में काम की होगी। ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ बिना काम की, जैसे कोई पेन रखी होगी वहां पे, और पेन कैसा होगा कि 10 रुपीज की पेन है, बट आपको उस दिन 2 रुपीज में मिल रही होगी या 5 रुपीज में मिल रही होगी, तो आपको लगेगा बस पेन की तो रिक्वायरमेंट रहती है, तो एक काम करते हैं पेन ले लेते हैं। तो जैसे ही आपने वो पेन उठाया, तो साइकोलॉजिकली आप सिर्फ गए थे वहां पे घूमने के लिए, 2 आवर को स्पेंड करने के लिए, बट हुआ क्या, आपका पूरा माइंड चेंज हो गया और अभी आप परचेज वाले स्टेट में आ गए। अब ये समझो, आपने ये भी ऑब्जर्व किया होगा, जो उनका कार्ट होता है, मतलब जिसमें हम सामान रखते हो, वो इतना बड़ा रखते हैं ना कि उसमें आप कोई भी चीज रखो वो छोटी दिखती है, तो आपको लगता है यार अभी तो मैंने बहुत कम परचेज किया है, और भर लेते हैं और भर लेते हैं। और जब आप भर के वहां पे पहुंचोगे तो 5,000 से लेकर के 50,000 तक की शॉपिंग हो जाती है। तो आइडियली आपको क्या करना है ऐसे टाइम पे, अगर मैं इसका तोड़ आपको बताऊं, तो सबसे पहले तो इसको अवॉइड करना है आपको। अगर सुपर मॉल से आप कोई भी चीज ले रहे हो, आपको बेस्ट है कि आपके नजदीक में जो शॉप होती है वहां से लो, तो वहां पे क्या इम्पल्सिव बाइंग नहीं होती है। दूसरी, अगर आपको मॉल में ही जाना है तो एक लिस्ट बना के ले जाओ कि मुझको क्या क्या परचेस करना है, राइट? उसके बाद में जो परचेस करते आ रहा है उसको टिक करना है, दूसरी चीजों पे ध्यान ही नहीं देना है, राइट? इससे क्या होगा कि आपका जो बजटेड बाइंग है वो हो पाएगा। और थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं करता हूँ कि आपको सिर्फ एक दिन के लिए उसको पोस्टपोन कर देना है। अब जब आप एक दिन के लिए खाली इसको पोस्टपोन करोगे तो बेनिफिट क्या होगा, 98% चांसेस में उसका सेकंड डे आपको रिक्वायरमेंट ही नहीं आएगा। और अगर उसका रिक्वायरमेंट आ रहा है तो दैट मीन्स वो नेसेसिटी के अंदर आता है या नीड बेस है, तो आपको वो लेना चाहिए। तो आपको ये तीनों में से कौन सा आइडिया अच्छा लगा, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, राइट? तो मैंने जो पहला क्वेश्चन बताया, इज दिस परचेज समथिंग आई रियली नीड, वो आपको देखना है। जब वो कंप्लीट होता है कि नहीं सही में आपको वो परचेज करना चाहिए, वो आपने आइडेंटिफाई कर लिया। सेकंड, कैन आई बाय अ चीपर वर्जन ऑफ दिस आइटम? चीपर वर्जन मतलब ऐसा नहीं कि खराब क्वालिटी का, बट आपको ये देखना है कि उसी चीज को मैं कम प्राइस में ले सकता हूँ, ऑल्टरनेट दूसरे कोई अवेलेबल है। बट ये भी ध्यान रखना है इसका अल्टरनेट ढूंढने के अंदर फिर हमको बहुत टाइम वेस्ट नहीं करना है। आज के टाइम में पैसे से ज्यादा कीमत टाइम की है, तो ये भी खास ध्यान रखना, क्योंकि एक रिसर्च के हिसाब से इंडिया के जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, खाली शॉपिंग के सर्च के लिए, मतलब मैं ऐसा सिंपल बताऊं तो जो शॉपिंग के लिए हम लोग सर्च करते हैं अलग अलग, फ्लिपकार्ट, अमेजोन या किसी में भी, तो उसके अंदर में भी वो अप्रोक्सीमेटली पूरे साल भर में अगर देखें तो करीब 65 डेज है ना, वो इसमें सिर्फ शॉपिंग के सर्च में वेस्ट करते हैं, राइट? अगर आप भी उसमें से एक हो या आप किसी को जानते हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो कि सही में आप 65 डेज को इसमें वेस्ट करते हो कि नहीं। तो सेकंड आपको ध्यान रखना है कि चीपर वर्जन या कम कॉस्ट में आप उसी चीज को ले सकते हो। और थर्ड पॉइंट, कैन आई वेट टू मेक दिस परचेस, मतलब आप उसको थोड़ा टाइम के लिए पोस्टपोन कर सकते हो, उसके बिना चल सकता है। अगर चल सकता है तो बेस्ट है। पुराने टाइम के लोग क्यों सुखी होते थे, क्योंकि उनके पास हर चीज के ऑप्शंस कम थे और वो उसको पोस्टपोन कर देते थे। आज के टाइम में देखो, पुराने टाइम में आप देखोगे तो एक ही साबुन की टिकिया में लोग नहाते भी थे, उसी में मतलब बाल के लगाने के लिए भी सेम, चेहरे पे लगाने के लिए भी सेम, हाथ पांव में लगाने के लिए भी सेम। अब आप देखोगे तो चेहरे पे लगाने की क्रीम अलग आती है, बॉडी लोशन के लिए अलग होता है, बाल में लगाने का तेल अलग होता है, उस पे लगाने का वो क्रीम अलग होता है, और उसके अलावा बहुत सारे दूसरे पता नहीं क्या क्या चीजें ऐड हो गई है कि आपकी बॉडी पे ही इतना सारा खर्चा हो जाएगा। मतलब खर्चा इन द सेंस ऐसा नहीं कि वो खर्चा है, बट कहने का पॉइंट ये है कि इतनी वेराइटीज अवेलेबल है कि आप एक एक चीज आप काउंट करोगे तो बहुत सारा कॉस्टली हो सकता है। तो ट्राई करना है अपनी लाइफ को सिंप्लीफाइड करना है। तो पहला पॉइंट मेरे ख्याल से आप लोगों ने समझ लिया होगा। तो सेकंड पॉइंट्स के ऊपर चलते हैं कि स्पेंड लेस देन यू अर्न, सेव द डिफरेंस। आइडियली क्या होता है कि आप जो भी अर्न कर रहे हैं उसमें से
स्पेंड करने के बाद जो बचता है उसको सेव करना चाहिए। बट मैं तो कहता हूँ इससे रिवर्स आपको एक्चुअली आप आज के टाइम में सोचना पड़ेगा, क्योंकि आज की जो सिचुएशन है ना, पैसे बचते ही नहीं है। तो आप ऑब्जर्व करोगे तो आप जितना भी कमा रहे हो, कोई भी वे में, आप बिजनेस करके कमा रहे हो, जॉब करके कमा रहे हो, या आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, या जो भी आप कर रहे हो, आपकी जो इनकम है ना उसमें से एक्सपेंस करके आप बचाने का ट्राई करोगे तो एक्चुअली कुछ बचेगा ही नहीं। तो आज के टाइम में अगर बेस्ट वे यूज करना है आपको, तो जो नेक्स्ट सेशन में हम लोग का आ रहा है प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, म्यूचुअल फंड, तो आप उसको पहले से प्लान करके सेविंग करना स्टार्ट करो। मैं तो कहता हूँ म्यूचुअल फंड को बेस्ट वे में यूज कर सकते हो आप, जो इसके बाद के सेशन में आएगा। मतलब 3 डेज के बाद जो सेशन होगा वो म्यूचुअल फंड का है, उसमें मैं इस पॉइंट को कवर करूंगा। बट कहने का मतलब ये है कि आप प्लान कर लो और उतनी अमाउंट को पहले से सेव करना स्टार्ट कर दो। तो हमारा माइंड एक्चुअली किस तरह से काम करता है कि आपने पहले से डिफाइन कर दिया कि ये मुझको सेव करना है, या उसको और वो भी कंपलसरी होना चाहिए। आपके पास ऑप्शन है और आप सिलेक्ट कर रहे हो ना, तो आप कभी भी सिलेक्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि उस टाइम में कोई ना कोई ऐसी चीज आ जाएगी, कुछ नहीं तो नया फ्रिज की रिक्वायरमेंट आपको ऐसी दिखेगी कि वो पुराना फ्रिज है ना, उसमें स्मेल आ रही है, वो बराबर बंद नहीं हो रहा है, या लाइट ज्यादा कंज्यूम कर रहा है, कुछ ना कुछ आपको लगेगा कि चलो एक नया फ्रिज ले लेते हैं। आप समझे मेरे कहने का मतलब, कि आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे ही आपकी इनकम आती है उसमें से आपको सेविंग वाला पार्ट पहले से डिसाइड कर लेना है, और वो कंपलसरी होना चाहिए। तो जो बचता है ना उसको स्पेंड करना है। तो ये मंत्र के अंदर थोड़ा सा ये डिफरेंस मैं कह सकता हूँ कि सबसे पहले आप जो भी अर्न करते हैं उसमें से सेव करो, और फिर जो डिफरेंस बचता है ना उसी को स्पेंड करना है। परफेक्ट। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखनी है कि आप जो भी कमा रहे हो उसमें से सबसे पहले सेविंग के पार्ट को अलग रखना है। तो जिससे क्या होगा कि आपको इसका बेनिफिट मिल पाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग थर्ड पॉइंट के ऊपर, ट्रैक एक्सपेंस एंड स्टार्ट बजट। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा आपका बजटिंग करने का। भले आप फाइनेंस के स्टूडेंट हो कि नहीं हो, मार्केटिंग के स्टूडेंट हो कि नहीं हो, या हो सकता है आप एचआर के स्टूडेंट हो कि नहीं हो, या आप रियल लाइफ में कहीं जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, बट आपको ये चीज एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि आप आपकी लाइफ की डोर आपके हाथ में, आपको खुद मैनेज करना पड़ेगा। अगर आपने खुद के पैसे को मैनेज करना नहीं सीखा, तो उस केस में कोई और आपके पैसे को मैनेज करेगा। राइट। तो सिंपल वर्ड में यही है कि आपको ट्रैकिंग आपकी स्टार्ट करनी पड़ेगी, और बहुत ही रिगरस नहीं करनी, बट स्टार्टिंग में आपको ये प्रोसेस एक डेवलप करनी पड़ेगी, जिससे क्या होगा आपके माइंड में वो नंबर्स आना स्टार्ट होंगे कि मैं सही में क्या क्या एक्सपेंस कर रहा हूँ, किस तरह से एक्सपेंस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं आपके सामने एक लिंक रखी हुई है, http://bit.ly/IAP expense, तो जिसके अंदर मैंने एक्सपेंस ट्रैकर और उसके अलावा 2-3 और चीजें ऐड की हुई है। तो वो आपको मैं दिखा देता हूँ। एक बार एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं, आप चाहो तो इसको नोट पैड अगर लेके बैठे हो तो उसमें आप इस लिंक को लिख सकते हैं, जिससे आपको डाउनलोड करने में हेल्प होगी। तो यहाँ पे मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ इस लिंक को कि इसमें कैसे इसको बेस्ट वे में यूटिलाइज करना है। जस्ट अ मिनट। आप देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ पे वो जो ड्राइव है इसको ओपन किया। ये इसको जब आप यहाँ पे प्ले करते हैं तो इस तरह से एक ड्राइव ओपन होगा आपके सामने। तो मैं आपके सामने अभी एक्सपेंस जो ट्रैकर की मैंने बात की थी वो आपको प्ले करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे एक्सपेंस ट्रैकर में क्लिक करना है डाउनलोड करने के लिए। आप जैसे इस पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक स्क्रीन ओपन होगी। अच्छा, कितने लोग क्या करते हैं इसमें लिखने का ट्राई करते हैं। तो आपको खास ध्यान क्या रखना है कि ये जो एक्सपेंस ट्रैकर मैंने डेवलप किया हुआ है, उसके अंदर आपको सबसे पहले क्या करना है, इसको सेव करना है अपने खुद के ड्राइव में, या आप चाहो तो एक्सेल में इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो आपको जो भी कंफर्टेबल रहता है उसके अंदर आप इसको यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे ऑप्शंस देखेंगे तो ऑप्शंस में आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। उसके अंदर में आपको सिलेक्ट करना है फाइल वाला ऑप्शन, और फाइल के ऑप्शन के अंदर आपको यहाँ पे मेक ए कॉपी करनी है। अगर आप मेक अ कॉपी करते हैं तो आपका जो ड्राइव है उसमें वो कॉपी हो जाएगा। अगर आपको इसको डाउनलोड करना है एक्सेल के अंदर तो आप यहाँ पे आके इसको डाउनलोड कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के पॉइंट से। तो ये पूरा का पूरा जो आपको दिख रहा है एक्सेल वो डाउनलोड हो जाएगा। अब अपने एक्सपेंस को ट्रैक कैसे करना है वो मैं आपको बताऊं। तो यहाँ पे आपको, जैसे ये आज के दिन का मैं अमाउंट ले रहा हूँ 9 मार्च का, तो मान लो मैं ट्रैवलिंग के लिए कोई एक्सपेंस किया हुआ है, तो उस केस में मेरा आज का ट्रैवलिंग का एक्सपेंस मान लो 450 रुपीज है। तो यहाँ पे आपने 450 लिखा। फिर नेक्स्ट
आपने कुछ चैरिटी या डोनेशन में डाला हुआ अमाउंट, तो वो आप रख सकते हो कि आपने 5000 किसी को डोनेशन दिया है, या जो भी अमाउंट है आपका। ग्रोसरी के अंदर आप डीमार्ट गए हो या कहीं और गए हुए हो, वहां पे आपने वो पॉइंट को रखा हुआ है। ग्रोसरी के अंदर आपने मान लो अमाउंट कुछ आप डीमार्ट गए या कहीं पे आपने परचेस किया हुआ है, और फॉर एग्जांपल आपका 5000 का ग्रोसरी का एक्सपेंस हुआ। ये सारे एक दिन में नहीं होंगे, जिस दिन हो रहे हैं उस दिन का आपको यहाँ पे एंट्री करते जाना है। फिर फूड के ऊपर आपने कोई खर्चा किया हुआ है तो वो आपको डालना है। होम के ऊपर किया है, कोई सब्सक्रिप्शन आपका, उसके ऊपर किसी को गिफ्ट दिया है, मोबाइल कोई ईएमआई चल रही है, उसका जो अमाउंट माइनस हुआ है। लर्निंग के पीछे आपने कोई एक्सपेंस किया है, या इस तरह के आपके जो भी एक्सपेंस है, अदर एक्सपेंस, इंश्योरेंस अगर आप भर रहे हो तो इंश्योरेंस का जो प्रीमियम पे किया हुआ है, कोई टैक्स पे किया हुआ है, अदर जो एक्सपेंस है वो आप यहाँ पे लिखते जाएंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे आपको फॉर्मूले के बेस पे टोटल मिल जाएगा। तो आज के दिन का आपका टोटल फॉर एग्जांपल 10,450 का एक्सपेंस हुआ। सेकंड डे आपने कोई एंटरटेनमेंट के लिए समझो 500 रुपीज का एक्सपेंस किया, और उसके अलावा फूड के ऊपर या होम के ऊपर घर के अंदर कोई खर्चा किया आपने, मान लो वो 400 रुपीज का है। फिर उसके बाद नेक्स्ट में मान लो 15 मार्च को किसी का बर्थडे आ रहा है और आपने 1000 रुपीज की गिफ्ट ले ली, बराबर। फिर मान लो 21 मार्च को 5000 रुपीज का अपने मोबाइल के अंदर तो आपका बड़ी अमाउंट जाएगी, तो 15,000 रुपीज का मैं मान लेता हूँ आपने मोबाइल परचेस कर लिया। फिर आपका मान लो कार का या घर का ईएमआई आ रहा है और वो आ रहा है 26 मार्च को, तो आपने यहाँ पे डाल दिया 20,000 का ईएमआई। तो और जो आपके पास ऑलरेडी पहले से डेटा है उसको आप पहले से डाल सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि आपको यहाँ पे एक तो टोटल मिल जाएगा कि कितना कितना एक्सपेंस आपका कौन से दिन हो रहा है। फिर नीचे आएंगे तो आपका पूरे महीने में कितने का एक्सपेंस हुआ। फिर हर कैटेगरी में आपका कितने का एक्सपेंस हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल लर्निंग में आपने 20,000 का कुछ एक्सपेंस किया है, मोबाइल के अंदर 15,000 का उस मंथ का एक्सपेंस है, गिफ्ट के ऊपर 1,000 का एक्सपेंस है, होम के अंदर आपका 400 का है, एंटरटेनमेंट में आपका 500 का है। तो इस तरह से ये ट्रैकर इस तरह से काम करेगा कि पर्टिकुलर कॉलम और रो वाइज आपको टोटल बताएगा, जिससे आपको समझ में आएगा कि, और इवन आप चाहो तो इसके अंदर और भी दूसरे जो कॉलम्स है उसको ऐड कर सकते हैं जिसमें आपका एक्सपेंस होता है, और इसको अपडेट करना है। ये मैंने क्योंकि आज से स्टार्ट किया इसलिए मैंने इसको जो डेट है ना वो मैंने 9th की रखी है, बट आप चाहो तो 1st से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो ऐसा कर सकते हो 1 अप्रैल से, बट बेस्ट वे क्या होता है कि आज से स्टार्ट करोगे, भले 9 से लेकर के आप 31 मार्च तक का एक बना के रखो, और फिर 1st से दूसरे ट्रैकर को बनाना है इसी तरह से। और दैट इज वेरी इजी। यहाँ पे आपको कभी भी रो और कॉलम ऐड करने तो आप ऐड कर सकते हो, राइट। होपफुली इसको आपको देख करके अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर शेयर करें कि इसमें से आपको कौन सी चीज सबसे अच्छी लगी। और अगर आपको लगता है कि ये किसी और को शेयर कर सकते हैं तो ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसको जरूर अपने ग्रुप में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में या कहीं ना कहीं इसको शेयर करें, जिससे मैक्सिमम लोग इस नॉलेज का बेनिफिट ले सकें। अब मैं वापस आ जाता हूँ अपने स्लाइड के ऊपर, तो जिससे आपको आगे के जो पॉइंट्स है उसको मैं क्लियर कर सकूं। तो यहाँ पे मैं पहुंचा था एक्सपेंस ट्रैकर पे। तो अब फिर से मैं आपको बताऊंगा जो 3rd नंबर का पॉइंट है कि एक्सपेंस को ट्रैक करने के लिए, अपने बजट को सेट करने के लिए, यहाँ पे जो मैंने लिंक दी हुई है उसको आप नोट डाउन कर सकते हो। उसके ऊपर से उस पॉइंट के ऊपर जाकर के आप अपने हिसाब से ट्रैकर को डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, सेव बट स्टार्ट इन्वेस्टिंग अर्ली। सबसे बड़ी जो मिस्टेक हम लोग करते हैं ना वो क्या होता है कि हम लोग सेविंग की जो हैबिट है, और मैं तो कहता हूँ सेव नहीं, इन्वेस्टमेंट की हैबिट आपको पहले करनी पड़ेगी। जैसा कि मैंने इसके पहले की स्लाइड में बताया कि सबसे पहले आपको इनकम करनी है, इनकम में से एक्सपेंस करने के बाद जो बचता है दैट इज कॉल्ड सेविंग। सेविंग के बाद उसको इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करना। सेविंग और इन्वेस्टमेंट में बहुत फर्क है। मैं आपको सिंप्लीफाइड एग्जांपल दूं तो मान लो आप मैंगो जो खाते हैं उसके जो सीड होते हैं उसको अगर बॉक्स में पैक रखते हो तो वो सेविंग हुआ, वो आप इकट्ठा कर रहे हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। बट वही अगर वो मैंगो के सीड को आप प्लांट कर देते हो तो आगे जाके 10 ईयर 12 ईयर 15 ईयर के अंदर वो मैंगो का ट्री बनेगा और बहुत सारे मैंगोस आपको उसमें से मिलेंगे, बहुत सारे आम उसमें से आपको खाने मिलेंगे। तो अल्टीमेटली जो चीज आपने ऐसी जगह पे डाली है वो ग्रो हो रही है, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट में बहुत सारा डिफरेंस है, आपको ये भी हमेशा ध्यान रखना है कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। और हो सके तो जितने अर्ली आपने स्टार्ट कर दिया है तो दैट इज द बेस्ट थिंग। अब आपको मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि क्या कोई बता सकता है, वॉरेन बफेट है उन्होंने सबसे पहली इन्वेस्टमेंट कौन से एज में की थी। आपको कमेंट बॉक्स में डालना है कि वॉरेन बफेट का सबसे पहले एंट्री इन्वेस्टमेंट की स्टार्टिंग वो कौन सी एज में थे तब उन्होंने इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट हुआ। इवन उस टाइम भी वो ऐसा बोल रहे थे कि आई हैव स्टार्टेड वेरी लेट।
और फिर आपको ये सोचना है, अगर आपको आंसर नहीं मिला तो काफी लोगों ने कमेंट में आंसर दिया होगा, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं राइट आंसर बता दूं आपको। 11th ईयर, जब वो 11 ईयर के थे तब उन्होंने सेविंग करना स्टार्ट किया था, और फिर भी उनको ये लग रहा था कि मैंने बहुत लेट कर दिया है। तो इन शॉर्ट, आप जितने कम एज में स्टार्ट करेंगे वो उतना ज्यादा वो ग्रो होगा। इसके बाद की स्लाइड्स में आपको दिखेगा भी कंपाउंडिंग का जो बेनिफिट। बट अर्ली स्टेज में क्या होता है कि लाइफ के अंदर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है, जैसे ये मैंने 10 स्किल बनाया हुआ है, तो आपको खास ये ध्यान रखना है कि क्योंकि आपका जो रिक्वायरमेंट है अभी बहुत कम है। आपको लगता होगा कि मेरी बहुत सारी रिक्वायरमेंट है, बट जब आप रियल लाइफ में आएंगे, जब आपकी शादी होगी, आपके बच्चे होंगे, और उस टाइम पे जब आपकी रिक्वायरमेंट आप देखोगे, तो वो जो मिडिल एज होती है वो स्टेज पे आपके एक्सपेंसेस बहुत सारे होते हैं, और आपके पास इनकम के सोर्सेज बहुत लिमिटेड होते हैं। तो इवन आज के डेट में भी आप एक एक्सरसाइज और कर सकते हो। मैं यहाँ पे आपको टास्क देता हूँ। तो आपका टास्क ये रहेगा कि आपका जो पासबुक होता है, या ये जो स्टेटमेंट होता है आपके बैंक का, उसको उठाना है। आपको काउंट करना है कि इनकमिंग की एंट्री कितनी है और आउटगोइंग की एंट्री कितनी है, डेबिट की एंट्री कितनी है और क्रेडिट की एंट्री कितनी है। तो आप ऑब्जर्व करोगे कि क्रेडिट की एंट्री बहुत ही लिमिटेड होती है, पैसे आने का जो सोर्स होगा ना वो बहुत ही कम होगा, बट जाने के बहुत सारे रास्ते होते हैं। तो ये एक्सरसाइज के बाद आपको सही में समझ में आएगा कि कितने सारे एक्सपेंस हम लोग, और इवन आप जब देखोगे ना उसको ट्रैक करके, तो आपको पहले लगा ये वाला मैंने एक्सपेंस कब किया, अच्छा यार मेरे को याद ही नहीं आ रहा है। फिर थोड़ा सा फोकस करोगे तो याद आएगा, क्योंकि आज के टाइम में बहुत सारा पेमेंट हम पेटीएम, फोन पे, इसके थ्रू भी करते हैं, तो वो भी बहुत सारी एंट्री आपको दिखाई देगी। तो आपको ध्यान करके आप जब उसको स्टेटमेंट को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करोगे, तो आपको बहुत सारे एक्सपेंस ऐसे दिखेंगे जब बाद में लगेगा कि बस इसको नहीं किया होता तो अच्छा था, क्योंकि उस टाइम में वो छोटी छोटी अमाउंट होती है, बट जब एक्यूमुलेट होती है तो बहुत बड़ी अमाउंट बनती है। तो जैसे एक्सपेंस में होता है वैसे इन्वेस्टमेंट में भी होता है। अगर उस अमाउंट को आप उस टाइम के थोड़े अमाउंट को बचा करके आपने इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, फॉर एग्जाम्पल मान लो अभी आप टीन में आते हो, मतलब आपकी एज 18 19 20 के आसपास है, और आपकी अभी जॉब स्टार्ट नहीं हुई है, तो लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि हमारे पास तो पैसा है ही नहीं, हम कैसे इन्वेस्टमेंट करें। बट बॉस, अगर आपको, आप अभी अगर कॉलेज में जा रहे हो तो आपको पॉकेट मनी बचती होगी, वो जो पॉकेट मनी जो मिल रही है उसमें से कुछ पैसा आप बचा करके इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हो। आप एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जो बोलते हैं, म्यूचुअल फंड के पार्ट में आपके साथ में डिस्कस करूंगा। बट अगर आपने, मैं तो कहता हूँ पूरे महीने का 500 रुपए, 500 रुपए मतलब क्या हुआ, कुछ भी नहीं। आप जो नाश्ते का खर्चा करते हो, चाय का खर्चा करते हो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ नहीं करना चाहिए, क्योंकि कॉलेज टाइम में क्या होता है कि आप सुबह से शाम तक पढ़ रहे हो, तो इवनिंग टाइम में थोड़ा वॉकिंग करते करते आपने चाय पी लिया, नाश्ता किया, दैट इज बेस्ट। बट मैंने ऑब्जर्व किया है कि उस एज में जंक फूड भी लोग बहुत खाते हैं। उसके अंदर जो इतनी बड़ी अमाउंट का जो खर्चा होता है, उस पैसे को अगर आपने सेव करना भी स्टार्ट किया, तो उससे दो बेनिफिट है, एक तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, और दूसरा आपकी वेल्थ भी क्रिएट होगी। तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी तो आगे जाके एक्सपेंस आपके नहीं होंगे, पहला बेनिफिट। और दूसरा, उस अमाउंट को आप समझो, आप पिज्जा के उस पर आप जाकर के पिज्जा भी खाते हो, 2 से 3 लोग का अगर आपका एक्सपेंस, आपका ग्रुप है, तो 500 से 1000 रुपीज का तो वही एक्सपेंस हो जाता है। वही अमाउंट खाली आपको सेव कर देनी है। आप ऑब्जर्व करना कि जो आपने ये एक्सरसाइज करना स्टार्ट किया, तो हर महीने आप सिर्फ 500 या 1000 भी सेव करते हो, तो पूरे साल भर में आप 12,000 रुपीज सेव कर सकते हो। 5 साल में वो 60,000 होगा। और उसके बाद वो जो इन्वेस्टेड अगर रहता है प्रॉपर जगह पे, और वो ग्रो होता है 8% या 12% या 15% से, तो एक बहुत बड़ी अमाउंट बनती है, और वो भी धीमे धीमे, जिसमें आपका एक्टिवली इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो हो सके तो जितने अर्ली स्टेज में स्टार्ट करते हो ना, उसको कंपाउंडिंग होने के लिए बहुत बड़ा टाइम मिलता है, उसमें आपको मैक्सिमम रिटर्न बैठेंगे। वो हम लोग आगे वाली स्लाइड्स में देखेंगे कि इसका बेनिफिट आपको कैसे हो सकता है। फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो नेक्स्ट पॉइंट है, 5th नंबर का पॉइंट, जो अभी मैं कंपाउंडिंग के बारे में बात कर रहा था। तो अगर आप ये चेहरे को पहचान पा रहे हैं, आपको कमेंट बॉक्स में डालना है कि ये किसका चेहरा है, राइट। फटाफट फटाफट टाइप करो, मैं ऑब्जर्व कर, भले ये वीडियो आप यूट्यूब पे देख रहे हो, बट मैं चाहता हूं कि मैं इसको स्टॉप करूं और आप इसको लिखो, इनके नाम को। तो क्या होगा, ये पॉइंट आपके दिमाग में हमेशा लाइट रहेगा। परफेक्ट, थैंक यू सो मच कि आप इनको पहचान पाए। ये आइंस्टाइन है। इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कंपाउंडिंग के लिए, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट जो बोलते हैं, कि कंपाउंडिंग इंटरेस्ट इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। 7 वंडर आपने देखा होगा, ताजमहल भी उसमें से एक है, और इन्होंने कंपाउंडिंग को 8th वंडर कहा है। क्यों कहा हुआ है? क्योंकि अगर आप इसको ऑब्जर्व करो, मैंने यहाँ पे सिंपल सा एक चार्ट रखा है,
कि आप सिर्फ थोड़ी अमाउंट की सेविंग कर रहे हो, बहुत बड़ी अमाउंट की सेविंग नहीं है, बट वो लंबे टाइम तक अगर उसको आप सेव रखते हो, तो अगर वो नॉर्मल एक छोटी अमाउंट भी आपने सेव रखी हुई है, वो अगर आप देखो कि खाली 1000 रुपीज आप इन्वेस्ट कर रहे हो और 8.5% से वो ग्रो हो रहा है, तो जो 1000 का अमाउंट है, मतलब एक बार मैंने सिर्फ 1000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट कर दिया है, और वो अब स्टार्टिंग में तो आपको डिफरेंस नहीं दिखेगा। मेरे को इसके अंदर स्टार्ट कर दे रहा हूँ, जिसके थ्रू आप स्पॉटलाइट को देख सकोगे मेरे। तो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि मैंने सिर्फ 1000 रुपीज आज के दिन में, अगर आपने 1000 रुपीज सेव कर लिए और उसको आपने रखा, तो आपको इवन 10 ईयर तक में भी डिफरेंस नहीं दिखेगा। बट अगर वो 1000 आपने ऐसी जगह रखा है जो ग्रो नहीं हो रहा है, बहुत कम स्पीड से ग्रो हो रहा है, तो आप देखोगे तो अप्रोक्सीमेटली 4400 रुपीज का वैल्यूएशन होगा 40 ईयर में। बट वही 1000 अगर आपने प्रॉपर जगह पे इन्वेस्टमेंट किया जहाँ पे एटलीस्ट 8.5% का रिटर्न बैठ रहा है, तो जो कंपाउंडिंग होती है, मतलब सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से परसेंटेज मैं सेम रख रहा हूँ 8.5%, तो वो ग्रो करके 4.5% होगा। मतलब एवरी ईयर मैं 8.5% 1000 के अंदर ऐड करते जा रहा हूँ, तो दैट विल बिकम इन 40 ईयर 4400। बट वही अगर कंपाउंडिंग के अंदर आता है, जो उसका इंटरेस्ट है उस पर भी अगर मुझको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो अगर ऐसी जगह मैं कर रहा हूँ कि जो कंपाउंडिंग के वे में ग्रो हो रहा है, तो वो 1000 की वैल्यू हो जाएगी 26,133। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा डिफरेंस आता है। और वो भी आपको डिफरेंस एक्चुअली कब दिखेगा, 15 ईयर के बाद में आपको डिफरेंस दिखना स्टार्ट होगा। 10 ईयर के लिए तो ऑलमोस्ट सेम रहेगा। तो ऐसा कोई जगह पे आपको एवेन्यू दिख रहा है जिसमें 10 ईयर के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो सिंपल हो के कंपाउंडिंग को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और लोग 5 ईयर में भी इसको ऑब्जर्व करते तो 5 साल में तो बिल्कुल डिफरेंस नहीं होगा। बट जैसे जैसे टाइम बढ़ता है, वो फिर यहाँ से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आप देख पा रहे हो। यहाँ से जो स्पीड होती है उसकी अपवर्ड मूवमेंट की, वो औसम है। यहाँ पे आप देखो, अगर नॉर्मल अगर मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट देता हूँ, तो ये 20 ईयर के ऊपर आप देखो तो 20 ईयर के ऊपर भी आपका वो 3000 समथिंग ही होगा। और जहाँ पे 40 ईयर तक आप वेट करोगे तो भी 4400 हो रहा है। बट वही अमाउंट मैंने कंटिन्यूस यहाँ पे रखी, और कुछ 8.5% के हिसाब से भी मैंने काउंट किया है कंपाउंडिंग का, तो 26,000, खाली 1000 का 26,133 रुपीज हो रहा है, राइट। तो कंपाउंडिंग हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका बेनिफिट लेना है। आप इसी चीज को समझो, अगर आपने लोन ले ली है, तो लोन में भी सेम होता है, उसमें तो कंपाउंडिंग लगता ही है। तो अगर छोटी अमाउंट की भी आप लोन लेते हो, लंबे टाइम तक के लिए लेते हो, तो उस तरह से आप कंपाउंडिंग में बहुत सारा मतलब बैंक्स को या किसी को भी दे रहे हो। तो हो सके तो लोन को अवॉइड करना है और आपको इन्वेस्टमेंट के ऊपर फोकस करना है। नेक्स्ट आते हैं, क्योंकि ये मैंने कॉलेज स्टूडेंट जो कॉलेज कर रहे हैं या कॉलेज के पास आउट होने के स्टेज पे हैं, उनके लिए मैंने खास बनाया था। तो उसमें मैंने इस पॉइंट को भी इंक्लूड करना जरूरी समझा, क्योंकि आज के टाइम होता क्या है कि जब आप कॉलेज करके निकलते हो, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन, तो कहीं ना कहीं आप कॉलेज मतलब कोई कंपनी में या कहीं अपना करियर स्टार्ट करते हो, जॉब करते हो, तो उस टाइम में आपको बोलते हैं आपकी सीटीसी इतनी रहेगी। जो भी अमाउंट वो आपको बता रहे हैं, मैक्सिमम केसेस में क्या होता है, सीटीसी आपको कॉस्ट टू कंपनी बोलते हैं, उसकी क्लैरिटी नहीं होती है। होगा क्या, जब आप सीटीसी देखोगे कि बॉस मेरी सीटीसी इतना अमाउंट की है, फॉर एग्जांपल एक्स अमाउंट है, बट एक्चुअली जब आपके बैंक में क्रेडिट होगा दैट विल बी वाई अमाउंट। और जो डिफरेंस होता है ना, उसका डिफरेंस हमको समझ में नहीं आता ये क्या है। तो ऑलवेज जब आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपका इंटरव्यू चल रहा है, तो सीटीसी की क्लैरिटी आपको ले लेना सबसे इंपॉर्टेंट है। इवन जो जॉब कर रहे होते हैं उनके लिए भी उनको समझ में नहीं आता है। तो ऑफर लेटर आप जब देखते हैं तो उसमें स्पेसिफिक कॉस्ट टू कंपनी लिखा होता है, और उसके सारे कंपोनेंट को डिकोड किया होता है। फॉर एग्जांपल आपका बेसिक कितना रहेगा, एचआरए कितना रहेगा, और जो एक्सपेंसेस मिलते हैं, एक्स्ट्रा ग्रेड कितना मिलेगा, फिर ट्रैवलिंग का एक्सपेंस कितना होगा, एलटी अमाउंट कितना होगा, ऐसा बहुत सारी चीजें होती है। उसमें आपको बाइफरकेट करके करना है कि आपकी ग्रॉस सैलरी कितनी है, राइट। फिर उसके बाद में आएगा ईपीएफ, जो पीएफ कंपनी आपके बिहाफ में सेव करती है, तो उसको भी सीटीसी के पार्ट में गिनती है। फिर ग्रेजुइटी, जो आप 5 साल से ऊपर कंपनी में काम करते हैं तो मिलता है, बट दैट इज अ पार्ट ऑफ सीटीसी। तो आपको सीटीसी हमेशा बड़ी दिखेगी। बट जब आप अपने पेमेंट के जो स्लिप होती है, मतलब आपका जो पे चेक आएगा, उसके लिए जो उसको स्टेटमेंट देते हैं उसके साथ में, कि आपका जो पेमेंट का स्टेटमेंट है कि आपको कितना कितना अमाउंट रिसीव हुआ है, तो वो सैलरी स्लिप के अंदर आप अगर डिटेल में जाओगे तो आपको समझ में आएगा। एक जगह पे आपको ग्रॉस ग्रॉस सैलरी दिखेगी। फिर ग्रॉस सैलरी के अंदर में भी बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, उसको भी आपको खास ध्यान रखना है कि उसमें से नेट सैलरी आपकी कितनी आ रही है। मतलब नेट सैलरी ही आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। ये किस लिए, क्योंकि आपके बैंक में ये अमाउंट क्रेडिट होती है। इनकम टैक्स होगा जो आपका माइनस हो जाएगा। फिर इसके अंदर दूसरे भी बहुत सारे एक्सपेंस होते हैं जो आपको पर्क के बेनिफिट मिलते हैं,
वो सारे माइनस हो जाएंगे। नेट जो सैलरी की अमाउंट है ना, वो आपके अकाउंट में क्रेडिट होती है। रिटायरल जो अमाउंट है या इनकम टैक्स की अमाउंट है, आपका जो अमाउंट है ना, वो इनको कंपनीज को पहले से ही माइनस करके फिर आपको देना होता है, जिससे आप अगर मान लो टैक्स पैकेट में नहीं भी आते हैं तो आप वापस से आईटी रिटर्न को भर के उसको रिक्लेम कर सकते हैं। तो आपको खास ध्यान रखना है कि आपका जो सैलरी या पैकेज बोलते हैं उसको, उसका जो कैलकुलेशन है ग्रॉस वर्सेस नेट का, ये ग्रॉस और नेट, और मैं तो कहता हूँ सीटीसी का भी पूरा बाइफरकेशन आपको पता होना चाहिए। ये अगर आपको पता है और आप उसमें कंफर्टेबल है देन ओके। होता क्या है, मैं भी जब मेरी फर्स्ट कंपनी थी तो उस टाइम में क्या हुआ, मेरी एक्सपेक्टेशन ज्यादा थी क्योंकि मेरी सीटीसी के हिसाब से, बट जब फर्स्ट अमाउंट का जो चेक आया उस टाइम एक्चुअली चेक आता था, अकाउंट में क्रेडिट नहीं होता था। तो मैंने कहा कि ये कम कैसे आया। तो फिर जब मैं डिटेल में गया तब जाके मुझको समझ में आया कि अच्छा ये सारे कंपोनेंट होते हैं जिसके ऊपर मैंने फोकस नहीं किया, क्योंकि पहले कभी जॉब की नहीं थी तो हमको पता नहीं था किस तरह से सैलरी आती है। और हमको तो ये लगा सीटीसी जो है उसके हिसाब से डिवाइड बाय 12 करेंगे उतना अमाउंट तो मेरे को मिलना चाहिए, बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। तो आपको ये चीज पे थोड़ा सा फोकस करना है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आता है ना, वो डेट का प्रॉब्लम है। वो डेट के प्रॉब्लम से निकलना बहुत ही मुश्किल है। और आज के टाइम में आप देखोगे तो इतना ल्यूक्रेटिव सिस्टम होता है, और इम्पल्सिव बाइंग का जो मैंने एग्जांपल दिया उसके कारण लोग इसके डेट के ट्रैप में फंसते जाते हैं। और एक बार आप अगर डेट ट्रैप में फंस गए तो उसमें से निकलना इम्पॉसिबल है, बहुत ही मुश्किल है। और उसमें से निकलने के बाद आपके पास मतलब वो साहस नहीं होगा कि आप फिर साहस कर सकते हैं। तो आपको ये हमेशा समझ में आना चाहिए कि गुड डेट क्या होता है और बैड डेट क्या होता है। मतलब कितने डेट है जो सही में काम के भी है वो होने चाहिए, क्योंकि उससे आपकी एसेट्स क्रिएट हो रही है। अगर ऐसा कोई डेट है जिसके कारण आपकी लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज बैड डेट। या जो हम लोन की अमाउंट लेते हैं या कहीं से उधार ले रहे हैं, तो उसमें भी उधार अच्छे लिए के लिए भी हो सकता है, खराब के लिए भी हो सकता है। कितनी बार हम लेते हैं वो अच्छे के लिए, बाद में वो खराब उधार के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, यानी बैड डेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो मैं कुछ एग्जांपल से स्टार्ट करता हूँ। जैसे गुड डेट की अगर मैं बात करता हूँ कि जो सही में अच्छा होता है, जो लेना चाहिए हमको, और मतलब उसके बिना चले तो बेस्ट ही है। हमेशा डेट के बिना अगर आप काम कर सकते हो, भले अपने नीड को थोड़ा और कम कर दो, बट डेट के बिना काम करो दैट इज बेस्ट। बट कितनी बार अगर लेना पड़ता है तो इसमें से ये सारे पॉइंट जो होते हैं, मतलब जो मैं आगे डिस्कस करने जा रहा हूँ, अगर उसमें से कोई डेट की अमाउंट है तो दैट विल बी गुड। तो गुड डेट में क्या आएगा, कितनी बार हम मॉर्गेज करके अपने बिजनेस को एक्सपांड कर रहे हैं, यानी वो पैसे को मैं सीड कैपिटल की तरह यूज कर रहा हूँ कोई एक बिजनेस को डेवलप करने में, तो मैं उसको एक बार अच्छा भी समझ सकता हूँ। देन एजुकेशन, आप अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, अपने नए वर्जन को लाने के लिए एजुकेशन के ऊपर अगर खर्चा कर रहे हो, वो भले डेट लेके किया हुआ है तो भी वो सही है, क्योंकि डेट से आप अपने ऊपर इम्प्रूवमेंट कर रहे हो। आज के टाइम में सबसे बेस्ट चीज है ना जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो, अपने खुद के एजुकेशन के ऊपर कर सकते हो। तो अगर आपने अपने एजुकेशन के ऊपर एक्सपेंस किया तो ये गुड डेट का एग्जांपल है। बट फिर भी आपको ध्यान रखना है कि कितनी बार हम लोग जो सही में इंपॉर्टेंट नहीं है उसके ऊपर भी बहुत सारा एक्सपेंस करते हैं। तो अगर आपको करियर पाथ पता है तो वो करियर के अंदर आपको कौन से सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होगी, कौन से स्किल्स की रिक्वायरमेंट होगी, और वो बेस्ट वे से कहाँ से हम सीख सकते हैं, कम से कम कॉस्ट में, और मतलब कॉस्ट इफेक्टिव वे में, और कम से कम टाइम में, दोनों के कॉम्बिनेशन के अंदर आपको सेट करके फिर उसके अंदर एक्सपेंस करना है। कितनी बार हम लोग विदाउट प्लानिंग, मुझको जाना तो है ही नहीं उस फील्ड में, फिर भी मैं उस फील्ड में आगे बढ़ रहा हूँ। जैसे कितनी बार ऐसा होता है कि उसको इंटरेस्ट नहीं है आगे जाके बिजनेस को डेवलप करने में, बट उसको बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स करना है। तो ऐसा कोर्स करने का कोई मतलब नहीं, वो आप पैसे को वेस्ट कर रहे हो। जिस फील्ड में आपको आगे जाना है ना, वो आपको पहले से डिफाइन होनी चाहिए। उसके लिए अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो सेकंड डे में मैंने इकिगाई का एक पूरा कॉन्सेप्ट बताया पहले स्टार्टिंग में ही, वो आप अगर देखते हो तो आपको समझ में आएगा कि इकिगाई क्या होता है। आप अपने इकिगाई को आइडेंटिफाई करो, और इकिगाई आइडेंटिफाई करने के बाद आपको लग रहा है कि नहीं, मुझको मेरा जो पॉइंट ए है और मेरे को पॉइंट बी पे पहुंचना है, उसमें पहुंचने के लिए मुझको अपने आप को कहाँ कहाँ पे इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो उस केस में आप अपने एजुकेशन के ऊपर या अपने कोचिंग के ऊपर, अपने कंसल्टेंसी के ऊपर खर्चा कर सकते हो, बट वो आपको मल्टीप्लाई होके मिलेगा, प्लस होके नहीं, मल्टीप्लाई होके मिलता है। तो दिस एजुकेशन इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल। कोई एक बिजनेस है जिसमें आप ओनरशिप ले रहे हो, तो वो एक प्लस पॉइंट है कि वो आपका ओनरशिप है, दैट विल प्रोवाइड योर रिजल्ट। उसके बाद में रियल एस्टेट में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या कोई जगह पे आपका इन्वेस्टमेंट हो रहा है, मतलब आप ऐसी जगह इन्वेस्ट कर रहे हो कि जो आपको आगे जाके पैसिव इनकम देने वाला है, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज गुड डेट, राइट। और आते हैं बैड डेट के अंदर, तो सबसे पहला क्रेडिट कार्ड।
तो मेरी एडवाइस तो यहाँ पे ये है कि अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करें तो उसको बिल्कुल से बंद कर दो, उसको काट करके फेंक दो बराबर। वो किस लिए? क्योंकि क्रेडिट कार्ड हाथ में होता है ना, क्योंकि मैं इस पूरी प्रोसेस से गुजर चुका हूँ। मुझको अभी भी याद है कि एक सिचुएशन थी कि जिस टाइम पे मेरे पास 6 क्रेडिट कार्ड हुआ करते थे और मैं एक बार पूरे डेट ट्रैप के अंदर फंस गया था। अमाउंट जो कि बहुत ज्यादा नहीं थी, बट उस टाइम के हिसाब से वो बहुत बड़ी अमाउंट थी। तो 3,50,000 के आसपास की अमाउंट थी, जो 2-3 साल के अंदर बढ़ करके करीब 5,000 के आसपास पहुंच गई थी। और सिचुएशन ये थी कि मैं हर महीने सिर्फ मिनिमम पेमेंट कर पा रहा था। उस टाइम मेरी सैलरी थी कुछ 18,000 के आसपास सैलरी थी, और मिनिमम पेमेंट करने के टाइम में भी मेरा 21,000 का एक्सपेंस हो रहा था। तो होता क्या था कि वो 3,000 4,000 3,000 4,000 जो एक्स्ट्रा हो रहा था, घर के एक्सपेंस तो थे उस टाइम पे भी, तो वो पूरा फुलफिल नहीं हो पा रहा था। और वो जो मैं ट्रैप के अंदर फंसा, तो मैं एक कार्ड में से दूसरे कार्ड में इधर से टॉप अप लोन मिलती है उसको लेकर के दूसरे में पे कर रहा हूँ, और उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्रेडिट कार्ड का 36% था। तो वो जो मैं पेन फील कर चुका हूँ, तो उसके बाद से मैंने उसको यूज करना बंद कर दिया। आज के टाइम में क्रेडिट कार्ड यूज करता हूँ, बट मेरे पास सिंगल क्रेडिट कार्ड है, और पूरा पेमेंट हर महीने की जो लास्ट डेट है उसको पे कर देना है। मतलब लास्ट डेट को पे नहीं करना है, बट बिफोर लास्ट डेट आपको पूरा पेमेंट कर देना है। आप ऐसा सोचते हो कि चलो बाकी अमाउंट मैं नेक्स्ट मंथ में पे करूंगा, अभी मिनिमम पेमेंट कर दे रहा हूँ, तो ये सिस्टम में से निकाल दो। क्रेडिट कार्ड है ना, मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ क्रेडिट कार्ड गलत चीज है, बट आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से या आपकी जो नेचर है उसके हिसाब से आपको क्रेडिट कार्ड यूज करना ही नहीं चाहिए। आप अगर ऐसी जगह पे है कि जहाँ पे आपको कितनी बार फ्रिक्वेंटली ट्रैवल करना पड़ रहा है, या कुछ ऐसे एक्सपेंस है जो रिकरिंग एक्सपेंस, और वो आगे जाके जाके आपको रिएम्बर्समेंट मिल रहा है, तो उस चीज के लिए भले यूज करो कि जब वापस रिएम्बर्समेंट आता है तो आपको पेमेंट कर देना है, तो आपके जेब से पैसा ना जाए। बट कितनी बार क्रेडिट कार्ड के अंदर हम लोग क्या करते हैं, वो उतना लिक्रेटिव आपको ऑफर रखेंगे। आप सोचो ना, वो अपना पैसा 48 डेज से लेके 52 डेज के लिए आपको क्यों यूज करने दे रहे हैं? उनको क्या बेनिफिट? क्योंकि उनको पता है आज नहीं तो कल उसके अंदर आप फंस करके उनको 36% रिटर्न देने वाले हैं। तो उनके लिए वो इन्वेस्टमेंट है। कैश एडवांस, क्रेडिट कार्ड में भी कैश एडवांस कभी भी यूज मत करो, क्योंकि कैश एडवांस जब आप लेते हो ना, तो डे वन से उसका इंटरेस्ट स्टार्ट होता है। नॉर्मल क्रेडिट कार्ड में जब आपकी बिलिंग साइकिल है, वो बिलिंग साइकिल के अंदर आप अगर परचेस करो, फिर आपका जो बिल जनरेट होगा उसके हिसाब से आपका उसको कंप्लीट नहीं किया फिर आपका इंटरेस्ट चालू होता है। बट कैश एडवांस में जिस दिन आपने कैश विड्रॉ किया उस दिन से ही आपका इंटरेस्ट चालू हो जाएगा। फिर व्हीकल्स में मैंने देखा है कि लोगों को हैबिट होती है कि फटाफट दूसरा व्हीकल यूज करते हैं। चलो नई कोई वैरायटी आई हुई है, नई कोई बाइक या कार आई है, तो उसको परचेस कर लेते हैं। 6 महीने बाद 1 साल बाद उसको चेंज कर देते हैं। इतनी भी क्या जल्दी है आपको? आप हो सके तो व्हीकल को सोच समझ करके थोड़ा रिसर्च करके लो, और कम से कम उसका जो साइकिल होती है 5 ईयर 10 ईयर, मैंने बोला 10 साल तक उसको घुसो। बट 5-6 साल तक जब आपका रिकरिंग एक्सपेंसेस उसमें बढ़ने लगता है, मेंटेनेंस ज्यादा मांगती है, तो आप भले सेल कर दो, बट वो 6 मंथ में 1 साल में चेंज करने का कोई मतलब नहीं। अगर आप चेंज करो, इसका मतलब आपने जब उसको परचेज किया था तो रिसर्च नहीं किया था। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अगर एक्सपेंस कर रहे हो तो उसके पीछे थोड़ा सा रिसर्च करो। तो व्हीकल है ना, वो डेप्रिसिएटिंग एसेट्स है। मतलब आप जिस दिन से परचेज करते हो, शोरूम से बाहर आई गाड़ी, उसके बाद आप तुरंत भी वापस बेचने जाओगे ना, तो भी उसमें 3-4 लाख रुपए कम हो जाते हैं। बाइक के अंदर में भी सेम, आपने परचेस किया 1,20,000 रुपए की, वापस आप देने जाओगे तो 80 रुपए में बिकेगी, 80 लाख में बिकेगी, 80,000 में बिकेगी। तो आप समझ सकते हो कि 20% 30% तो ऑन द स्पॉट डेप्रिसिएशन हो जाता है उसका, उसकी वैल्यू कम हो जाती है। और जैसे जैसे टाइम कम होगा, मतलब बढ़ेगा, वैसे वैसे उसकी जो अमाउंट है ना और कम होती जाती है। उसकी जगह वही पैसा आप क्या कर सकते हैं, अगर कोई जगह पे म्यूचुअल फंड में या इक्विटी मार्केट में आपने इन्वेस्टमेंट किया है, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा उसकी वैल्यूएशन बढ़ने वाली है। और व्हीकल में भी कितनी बार होता है, सिर्फ थोड़ा सा लुक के लिए और उसके लिए हम बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी में जाते हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा प्रीमियम में नहीं जाना चाहिए, आप अगर अफोर्ड कर सकते हो तो बेस्ट है, बट लोन लेकर के तो नहीं जाना चाहिए इसमें। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो बेस्ट गाड़ी यूज करने की, क्योंकि इसमें फीचर और सेफ्टी सब कुछ वैसी होगी। बट लोन लेकर के आप काम कर रहे हो, उसके अंदर आप सिर्फ शो ऑफ के लिए ऐसी गाड़ी ले रहे हो कि बस मेरे पड़ोसी ने लिया हुआ है या मेरे फ्रेंड ने लिया है तो चलो मैं भी लेता हूँ, थोड़ा उससे अच्छी क्वालिटी अपग्रेडेड वर्जन, उसमें आपको नहीं करना है। कंज्यूमर जो डेट होते हैं उसको अवॉइड करना है। पेड लोन होता है कि कितनी बार होता है कि आपको जो पेड होता है उसके पहले आप लोन लेकर के पेड को चुका सकते हो। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि पहले के टाइम में बड़ा प्लस पॉइंट क्या था कि मेरे जो फादर थे या उनके जो फादर मेरे दादा थे, वो लोग की जब सैलरी आती थी फिर उसमें से वो एक्सपेंस करते थे। हम लोग के केस में क्या प्रॉब्लम हो रही है कि हमारे पास पैसा भी आया नहीं, उसके पहले हम एक्सपेंस कर देते हैं। राइट? कितने लोग को लगता है कि ये मेरे साथ भी होता है?
आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। अगर आप डेट ट्रैप में फंसे उस तरह से क्रेडिट कार्ड में, या आपका कोई फ्रेंड फंसा है जिसको आपने ऑब्जर्व किया है और वो सिचुएशन जो कैसी होती है वो अगर आपने फील की है, या आपके किसी रिलेटिव ने, आपके फ्रेंड ने फील किया, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। और मैंने तो मेरा तरीका निकाला था उसमें से निकलने का, कि मैंने होम लोन जो मेरी चल रही थी उसमें टॉपअप लेकर के इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। अगर आपके पास कोई आइडिया है कि जिसके थ्रू इसमें से जल्दी निकला जा सकता है, तो आप अपने आइडियाज को ये कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो, तो जितने दूसरे लोग ये वीडियो देख रहे होंगे ये इसका बेनिफिट ले पाएंगे। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। 7 पॉइंट तो हो गए। नेक्स्ट, योर क्रेडिट स्कोर मैटर्स। आज के टाइम में देखो, क्योंकि मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ये बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी के उनके लिए नहीं है, मैं ऐसे लोगों के लिए बना रहा हूँ कि जो अभी लाइफ को स्टार्ट कर रहे हैं, जो पैसा कमाना स्टार्ट करेंगे। और उस केस में क्या होता है कि मैक्सिमम चीजें, जैसे मैंने बताया गुड डेट और बैड डेट, तो उनको कितनी चीजें डेट लेके करनी पड़ेगी। तो आज के टाइम में अगर डेट लेके आप काम कर रहे हो तो उसमें खास ध्यान रखना है कि आपका क्रेडिट स्कोर बहुत मैटर करता है। क्योंकि आज के टाइम में अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो आपको कम रेट पे मिल सकता है। आप जो भी परचेस करना चाहते हो, क्रेडिट स्कोर के हिसाब से कितनी बार आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट वेरी करता है। और दूसरा, अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो आपको चीप रेट में मिल सकता है, चीप मतलब कम रेट में। तो आपका बेनिफिट है कि अगर मार्केट में पैसा बचा रहे हो तो पैसा बचाना भी पैसे कमाने जितनी ही वैल्यू रखता है, तो उस केस में आपका ये बेनिफिट होगा। तो आपका क्रेडिट स्कोर के बारे में आपको बता दूं, हमारे यहाँ इंडिया के अंदर सिबिल स्कोर बोलते हैं जिसको, कि वो उनकी एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन है जो आपके जो रिकरिंग जो आपकी हैबिट्स है उसके ऊपर से वो आपको एक स्कोर डिफाइन करती है। तो वो स्कोर के अंदर कौन से पॉइंट को मैटर करते हैं। आपने काफी लोगों ने सिबिल स्कोर के बारे में सुना होगा, बट क्या होता है वो नहीं पता है। आप जिस बैंक में आपका अकाउंट है ना, आप चाहो तो वहां पे 400-500 रुपीज का वो चार्ज लेते हैं, आप आपका खुद का क्रेडिट स्कोर निकाल सकते हो। और मैं तो कहता हूँ ये एक्सरसाइज आप लोग करो, आपके बैंक में आप चेक करो, वहां पे एक ऑप्शन होता है जिसके अंदर आप अपने क्रेडिट कार्ड के स्कोर को आइडेंटिफाई कर सकते हो। जब आप वो स्कोर निकालोगे ना, तो 6 to 7 या 10 पेज का पूरा वो आपका स्टेटमेंट होगा। उसमें सब समझ में आएगा आपके पास कितने क्रेडिट कार्ड है, कितनी जगह पे आपका आउट स्टैंडिंग है, कोई ऐसा आउट स्टैंडिंग जो रह गया आपको ध्यान में नहीं है। कितनी बार छोटी छोटी अमाउंट होती है, पोस्टपेड था, मैंने पेमेंट नहीं किया और वो अमाउंट का एक्यूमुलेशन हो रहा है, उस टाइम में शायद 500-600 रुपीज होगा, चार्जेस लगते हैं, वो बढ़ करके हो सकता है अमाउंट थोड़ी सी बड़ी हो गई हो। तो या कोई क्रेडिट कार्ड उस टाइम में लिया था और उसमें मिनिमम अमाउंट ड्यू थी और नहीं कर पाया और वो अमाउंट बढ़ती जा रही हो, तो एक बार क्रेडिट स्कोर आप जब उसकी प्रिंट आउट निकालोगे, लेके बैठोगे, तो आपको समझ में आएगा कि कहाँ का मेरा क्या क्या अकाउंट है, मतलब मैंने कहाँ का अपनी कलाकारी दिखाई हुई है, वो पूरा का पूरा पिक्चर आपके सामने दिखेगा। और क्रेडिट स्कोर सुधार कैसे सकते हैं, मान लो कुछ गड़बड़ हो भी गई तो उसको सुधारा जा सकता है। वो कैसे होगा, आपको उसको सिस्टम में ट्रैक पे लाना पड़ेगा। तो उसके अंदर सबसे पहला तो आपका पेमेंट हिस्ट्री देखा जाता है कि आप कौन से टाइम पे पेमेंट करते हो। अगर आपकी जो ड्यू डेट है एक्यूरेट उस दिन पे पेमेंट करते हो तो दैट इज कॉल्ड नेगेटिव। पहली बात तो अगर उस टाइम पे भी नहीं कर पाया तो और बड़ा प्रॉब्लम है। बट हो सके तो आपकी जो क्रेडिट कार्ड या उसका आपने कोई भी लोन लेके रखी हुई है, होम लोन, एजुकेशन लोन, कार लोन, या क्रेडिट कार्ड के अंदर आपने अगर कोई लोन लिया है, तो उस केस में उसको पेमेंट का जो टाइम होता है ना, लास्ट डेट उससे पहले पेमेंट करने का रखो। अगर ईएमआई फिक्स है तो अलग बात है, बट कभी भी हो सके तो उसको बाउंस नहीं होने देना है। आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि कौन से दिन आपका कौन सा एक्सपेंस आता है। जो ट्रैकर की मैंने बात की थी, वो ट्रैकर वाला पार्ट भी अगर आपने ऑब्जर्व किया तो ट्रैकर के अंदर में भी आप ईएमआई को अपने सीक्वेंस में सेट कर सकते हैं। तो आपको क्या रहेगा, हमेशा पता रहेगा इस दिन मेरा कितना एक्सपेंस आने वाला है। और हो सके तो एक ही बैंक अकाउंट रखो जिसमें से सारे एक्सपेंस आपके जाते हैं, तो उसको ट्रैक करना और इजी होता है। तो उस केस में सबसे पहला आपका पेमेंट हिस्ट्री जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और कितने टाइम में, कितने टाइम पहले आप उसको पे कर रहे हो, उसका जो प्रोपोर्शन होता है वो करीब 35% होता है। देन लेंथ ऑफ क्रेडिट, कि आपका क्रेडिट कितने टाइम से चल रहा है, और एक क्रेडिट आपका खत्म होते होते आप दूसरी क्रेडिट ले रहे हो कि नहीं। तो अगर आप कंटिन्यूस पेमेंट बेसिस पे पेमेंट करके उसको कंप्लीट करने में मानते हो तो आपका स्कोर और अच्छा हो सकता है। देन 10% का आपका होता है मिक्स ऑफ क्रेडिट। मिक्स ऑफ क्रेडिट में आपका इंस्टॉलमेंट वो रेज हो रहा है कि कम हो रहा है, राइट। वो ओवरऑल जो उसका होता है ना अमाउंट, आप ओवरऑल जितने डेट में हो वो बढ़ रहा है कि घट रहा है, वो मैं नेटवर्क की जो सीट आपके साथ शेयर करने वाला हूँ उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी इसको और इम्प्रूवमेंट करने में। देन आपका जो स्कोर है वो भी फ्लक्चुएट कितना हो रहा है, वो भी यहाँ पे मैटर करता है। देन एक्यूमुलेशन ऑफ डेट, लास्ट 12 से 18 महीने के अंदर
आपके डेट में अगर बढ़ोतरी हुई है, मतलब आपने ज्यादा डेट यूज किया हुआ है, तो दैट इज नेगेटिव साइन। क्योंकि आज के टाइम में अगर आपका डेट बढ़ रहा है, दैट मीन्स आप कहीं ना कहीं पे अपने फंड को मैनेज नहीं कर पा रहे हो, अपने एक्सपेंस को मैनेज नहीं कर पा रहे हो, तो आगे जाके डिफॉल्ट होने का चांसेस है, तो आपका क्रेडिट स्कोर खराब होगा। और इसके अलावा आपकी कैपेसिटी, मतलब आपका जो टोटल कैपेसिटी कितना है, उसका 30% इसमें वेटेज रहता है। इस तरह से रहता है, आप उसको इम्प्रूवमेंट करना है तो आपको क्या करना है, इसको ट्रैक पे लाना है। हो सके तो आपकी जो टोटल क्रेडिट लिमिट अवेलेबल होती है, उसका 20-30% से ज्यादा यूज नहीं करना है। आप उसको टाइम टू टाइम पेमेंट करने का रखोगे, क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हो। ईएमआई अगर आप पे कर रहे हो तो हर ईएमआई की जो डेट है उसके पहले आपके अकाउंट में होना चाहिए। एक प्रॉब्लम क्या होती है ईएमआई में, कि फॉर एग्जाम्पल आपकी 10th की ईएमआई है, तो आप सोचते हो चलो 10th को मैं भर दूंगा कहीं से ला करके, बट इसमें जो 9th के डेट की आपकी ईएमआई इवनिंग में होगी या रात को होती है, वो डेट पे आपका पैसा माइनस होता है। तो अगर आपको 9th को पैसा नहीं है आपके अकाउंट में, तो उस केस में आपका ईएमआई बाउंस होगा। भले फिर 10th में आपने पैसा डाल दिया होगा ना सुबह में अर्ली मॉर्निंग, तो भी वो 9th के बैलेंस पे कंसिडर करता है। तो आपको क्रेडिट स्कोर सुधारना है तो पहली बात तो अपने बैंक में थोड़ा पैसा मेंटेन करने का रखें, जिससे क्या होगा कि आपका जो नेटवर्क है ना वो अच्छा दिखेगा, कि आपने इतना अमाउंट इतने टाइम तक मेंटेन किया हुआ है। डेट का टाइमिंग टू टाइम पेमेंट कर देना है, हो सके तो कोई भी एक्स्ट्रा एक्सपेंस पे नहीं करना पड़े, इसलिए टाइम टू टाइम पेमेंट करने का रखो। आपका ट्रैक एक बार अच्छा होगा तो आपको लोन भी इजीली मिलेगी और कम रेट पे मिलेगी, और उस केस में आप अपने पैसे को उस केस से बचा सकते हो। तो क्रेडिट स्कोर आपको अपने कोई भी बैंक जिसमें आपका अकाउंट हो, उसमें कुछ अमाउंट पे करके डाउनलोड करना है, और उसके अंदर से आपने पूरे स्कोर के बारे में देखना है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग एंड की तरफ बढ़ रहे हैं अभी। 8 पॉइंट हम लोगों ने कवर कर लिया है। फिर आते हैं हम लोग लोन्स दैट कैन रियली अफेक्ट योर लाइफ। आज के टाइम में हम लोग जो अपर मिडिल से लेकर के मिडिल फैमिली के अंदर आते हैं, वो लोग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि सारी चीजें लोन पे ही होती है। इवन आप में से कितने लोग होंगे जो एजुकेशन ले रहे हैं, उन्होंने एजुकेशन लोन ली होगी, राइट। कितने लोग होते हैं एजुकेशन एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद नया घर परचेज करते हैं, वो लोन पे होता है। अब नया घर लेने के बाद में वो 15-20 साल तक बंदा ईएमआई ही पे कर रहा होता है, ईएमआई ही पे कर रहा होता है। और उसके कारण कितनी बार उसको जॉब चेंज करना हो तो भी चेंज नहीं कर पा रहा है, क्योंकि अगर जॉब चेंज की और वहां पे वो सेट नहीं हुआ तो ईएमआई कैसे भरेगा। तो ये आज के टाइम में मतलब कटु सत्य है, इसके ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा कि आपका पोटेंशियल है ना, जब आप लोन लेते हो तो वो कम हो जाता है, क्योंकि आपके ऊपर बर्डन आ जाता है कि मुझको ये कंप्लीट करना पड़ेगा। तो कितनी बार हम, और वो प्रॉब्लम क्या है आपके ऊपर नहीं है, ये अभी पूरे जितने भी टीम्स हैं उन सब में तो रहता ही है, और इवन सबके लिए भी बोल सकते हैं ये पॉइंट कॉमन है, कि हम लोग क्या करते हैं, अपनी लाइफस्टाइल को इतना खराब कर दिया कि हम लोग शो ऑफ के लिए मैक्सिमम काम करते हैं। आप ऑब्जर्व करना, आपने नया कुछ भी परचेस किया होगा, उसके पीछे क्या लॉजिक होता है, सही में उसके पीछे कोई नीड थी कि किसी और ने परचेस किया इसलिए आपने उसको परचेस किया। भले आपको नहीं पता होगा, अनकॉन्शियसली सॉरी अनकॉन्शियसली आप हमेशा जो परचेस करते हो ना, उसके पीछे साइकोलॉजी यही होती है, किसी और ने लिया हुआ और उसलिए आप उसको परचेस कर लेते हो। तो हमेशा आपके जो एक्सपेंस की डोर है वो आपके हाथ में होनी चाहिए, आपको कहाँ खर्चा करना है, कैसे करना है, वो आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा। तो आपको समझ में आएगा कि वो सही में यूजफुल है कि नहीं। तो हमेशा लोन की जो अमाउंट होती है उसके अंदर आपकी लाइफस्टाइल को सिंप्लीफाइड कर लेना है। कभी भी शो ऑफ करने के लिए काम नहीं करना है। अगर आपका सही में वो फ्रेंड है कि जिसके साथ में आप ये शो ऑफ कर रहे हो, अगर वो सही में फ्रेंड है तो वो समझेगा आपकी बात को। और अगर वो फ्रेंड है ही नहीं तो उसके सामने शो ऑफ करके अपने पैसे को वेस्ट करने का क्या मतलब है। और मैं तो कहता हूँ उस पैसे को इन्वेस्ट कर दो आप म्यूचुअल फंड में या प्राइमरी मार्केट के अंदर, तो वो पैसा ग्रो होगा। सेकेंडरी मार्केट में अच्छे स्टॉक लेकर के आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ये कल और परसों के दिन में मैं कवर करने वाला हूँ प्राइमरी मार्केट सेकेंडरी मार्केट, तो आपको और अच्छा समझ में आएगा कि इसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। फिर टू पे ऑफ द एग्जिस्टिंग लोन्स, आपकी जितनी भी लोन है, मैं तो कहता हूँ एक आप एक्सेल शीट बनाइए कि जिसके अंदर आपको सारी लोन की अमाउंट लिखनी है कि आपका कहाँ कहाँ पे कितना कितना लोन चल रहा है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ लोन खराब है, क्योंकि लोन अगर नहीं होती है तो कितनी बार आप चीजें नहीं ले पाते हो, राइट। कितने लोगों ने आज के 5 साल पहले, 10 साल पहले, 15 साल पहले खुद का घर लिया, क्यों? क्योंकि उनको टाइम पे लोन मिल गई। तो ऐसा नहीं कि लोन खराब है, बट आपको ट्राई करना है उसको हो सके उतने जल्दी पे करना है। तो आपको जो एक्सेल डेवलप करनी है, वो एक्सेल के अंदर आपको जितने भी जगह से आपकी लोन की अमाउंट है उसकी एक शीट बनानी है। उसके ऊपर उसका टेन्योर कितना है, कितने टाइम के लिए, हो सके तो महीने में बनाइए कि टोटल कितने महीने आपके बाकी है उसको पे करने का। उसके बाद उसमें क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट पड़ता है,
फिर उसके नीचे आपको कॉलम रखना है कि अगर उसको अर्ली पे करते हैं तो कितना चार्ज लगेगा या कितना कॉस्ट लगेगा। अगर ये 4 कॉलम आपने रखे और इस तरह से पूरा एक्सेल डेवलप कर लिया, और फिर आपको कवर करना है कि सबसे पहले जो हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट वाला है ना, उससे असेंडिंग या डिसेंडिंग आप कर सकते हैं कि डिसेंडिंग में हाईएस्ट जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो टॉप पे होगा, फिर सेकंड प्रायोरिटी उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, इस तरह से आपको करना है। तो जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा पे करे उसको सबसे पहले खत्म करो, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और हो सके तो अगर आप चाहो तो स्टॉक मार्केट को एज अ पैसिव इनकम की तरह भी यूज कर सकते हैं कि आपने उसमें इन्वेस्टमेंट किया, एक अमाउंट का जो रिटर्न बैठा उससे आप अपने लोन को कंप्लीट करते जाओ। तो हो सके तो आपकी जो भी लोन है उसको पे ऑफ करने का रखो, सेकंड सोर्स ऑफ इनकम आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि सिंगल इनकम के ऊपर घर चलाना बहुत मुश्किल है। तो सेकंड पॉइंट आपका एग्जिस्टिंग जितनी भी लोन्स है उसको धीमे धीमे होकर कंप्लीट करना स्टार्ट करो। फिर मैंने ये भी ऑब्जर्व किया है कि बंदे के ऊपर ऑलरेडी लोन चल रही है या लोन लेकर के वो वैकेशन पे जा रहा है, मतलब आपने देखा होगा कितने फॉरेन के टूर मिलते हैं जिसके अंदर आपको कुछ अमाउंट पे करना है, बाकी आपका ईएमआई हो जाएगा, राइट। तो उस केस में कभी भी आप अगर बाहर घूमने जा रहे हैं, एंजॉयमेंट के लिए जा रहे हैं, तो आपका पूरा पैसा इन्वेस्ट कीजिए। तो आपका जब पूरा पैसा इन्वेस्टेड होगा तो आप मजा भी डबल रहता है। होता क्या है कि आप घूमने के लिए मालदीव चले गए, उस टाइम में पर पर्सन समझो 60,000 का खर्चा हो रहा है, 4 लोग की आपकी फैमिली, 5 लोग की फैमिली है, तो मतलब 60,000 के हिसाब से देखे तो समझे ना, आपके फैमिली में 4 5 6 लोग होंगे तो 2 लाख से लेकर 2.5 लाख रुपए तक का आपका एक्सपेंस हुआ। तो वो एक्सपेंस को अगर आप देखो तो उस टाइम में तो आपको मजा आएगा, वो 4 दिन 5 दिन आप घूम के आ गए। फिर जब आपको उसका ईएमआई पे करना पड़ेगा हर महीने के अंदर 25,000 रुपए, तब आपको समझ में आएगा कि बॉस ये तो बहुत बड़ी गलती होगी। उसकी जगह आप मालदीव की जगह पे खाली दीव जाओ, या मतलब आपको जो नियरेस्ट प्लेस होता है, ऐसा नहीं घूमना बुरी बात है, आपको घूमना चाहिए लाइफ में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट लोन लेके कभी मत घूमो। फिर वेडिंग के अंदर मैंने देखा है कि शादी ब्याह में इतना सारा खर्चा कर देते हैं, और वो क्या सोचते हैं कि चलो एक ही लड़की है, एक ही लड़का है, उसके पीछे अपने को खर्चा करना है, या 2 या 3 लोग हैं, मतलब आपकी फैमिली में पहले क्या होता था कि बहुत सारे लोग होते थे, 7 7 8 8 बच्चे होते थे, अभी क्या हुआ कि 2 का सिस्टम स्टार्ट हुआ था, अभी धीमे धीमे 1 पे आ गए। आप ऑब्जर्व करोगे तो हर फैमिली में एक लड़का है, एक लड़की रहती है, तो जिसके कारण हम क्या सोचते हैं कि उसकी शादी ब्याह में बहुत सारा खर्चा कर दे। और ये बट नेचुरल, ऐसा नहीं कि आपकी ये गलती है, बट वो बट नेचुरल आता है कि हमने कमाया किसके लिए, इसके लिए तो कमाया है। तो मैं तो कहता हूँ आपने जिसके लिए कमाया है उसी को पैसा दे दो ना, उसको एफडी करवा के दे दो अगर रिस्क नहीं लेना है, या म्यूचुअल फंड लेके दे दो जो आगे जाके ग्रो होता रहे। आप जो वेडिंग के अंदर खर्चा कर रहे हो, शादी ब्याह में खर्चा कर रहे हो, एक दिन बंदा खाएगा, दूसरे दिन बोलेगा कि हाँ ठीक है, किसी और के वहां जाएगा तो बोलेगा हाँ इनकी शादी बहुत अच्छी थी, इन्होंने बहुत धूमधाम से की है, बट वो याद नहीं रखेगा उसको। बट अगर आपने उसी को एफडी करवा के अगर उसको दे दिया, इवन मैं तो कहता हूँ कोविड टाइम में मैंने ऑब्जर्व किया है, काफी जो शादियां हुई ना बहुत सिंप्लीफाइड में हुई है। तो वैसी शादी एक्चुअली हमारी सोसाइटी के लिए बहुत अच्छी है। उस टाइम में हमारा कल्चर क्या होता था पुराने टाइम में कि लोग इकट्ठा हो, एक दूसरे को समझे, और इस तरह से कम्युनिटी टू कम्युनिटी डेवलपमेंट हो। और उस टाइम में एक्सपेंस बहुत थोड़े होते थे, इसलिए हम लोग इतने लोग को इकट्ठा करके शादी करते थे। बट आज के टाइम में ये सिचुएशन नहीं है, आप चाहो तो कोर्ट मैरिज कर सकते हो, बहुत ही कम में आपका इन्वेस्टमेंट हो गया, मतलब आपका जो खर्चा होता है इसमें बहुत कम होगा, और बाकी अमाउंट जो अगर आपको गिफ्ट देनी है लड़के या लड़की के नाम पे आप सेव कर दो। तो इस तरह से आप अपने कॉस्टिंग को थोड़ा सा कट कर सकते हो। मैं बाकी देखो ये अपना ओपिनियन है, आपके हिसाब से आपको जाना है, मैं यहाँ पे एडवाइस करने नहीं बैठा हूँ। बट कहने का मतलब ये है कि वैकेशन पे जा रहे हैं या एक्सपेंस में हम लोग, या वेडिंग के अंदर शादी ब्याह में हम लोग बहुत सारा खर्चा करते हैं, उसको रिड्यूस करना है, सिर्फ कम कर देना है, हो सके उतने कम में कर सको तो बेस्ट है। कितनी बार ऐसा होता है एटीसी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए हम लोग लोन लेकर के फिर एटीसी में पैसा डालते हैं। एटीसी के अंदर बहुत सारी चीजें आती है, अगर आपको ध्यान है कि एटीसी में कितना अमाउंट तक का आप बेनिफिट ले सकते हैं, तो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में डालना है कि मैक्सिमम अमाउंट का क्लेम एटीसी में आप कितना ले सकते हो, आपकी इनकम कितनी उसमें कम हो सकती है जिसमें आपका टैक्स बचेगा। तो टोटल कितने अमाउंट तक का बेनिफिट मिलता है वो आपको कमेंट बॉक्स में डालना है। परफेक्ट। ओके, तो ऑन एन एवरेज मैं देख पा रहा हूँ मैक्सिमम 1,50,000 तक का बेनिफिट लेने वाले हो, और वो 1,50,000 आपने लोन ले लिए, तो आप यहाँ पे टैक्स बचा रहे हो अपना, सामने वहां पे आपका फिक्स ईएमआई सेट हो जा रहा है, या आपका जो अमाउंट है उसके अंदर आपको अप्रोक्सीमेटली जो रेट ऑफ इंटरेस्ट की अमाउंट है वो 8% से लेके 12%, 15%, 20% तक वेरी करती है। तो इस मतलब क्यों आप टैक्स बचाने के लिए सामने ये कर रहे हो। कितनी बार ऐसा होता है कि हमारी इनकम आती है और वो खर्च हो गई, अब टैक्स भरने के टाइम में तो पैसा ही नहीं है,
तो उस टाइम में ये अमाउंट का प्रॉब्लम आता है। तो बेस्ट वे क्या है कि आप आपकी जो भी इनकम आती है ना उसमें से 30% एक अकाउंट रखो जिसमें जमा करने की हैबिट रखो। आप जो भी बिजनेस कर रहे हो तो आपको पता है इसके ऊपर टैक्स तो पे करना पड़ेगा। तो उसके अंदर से जो भी आपका प्रॉफिट निकलता है वो प्रॉफिट का 30% आप अलग से एक अकाउंट रखो, या म्यूचुअल फंड में, लिक्विड फंड में डाल दिया आपने, ओवरनाइट फंड में डाल दिया, या बैंक के अंदर आपने एफडी कर दी। वो अमाउंट को उसी टाइम पे यूज करना है जब आपको टैक्स पे करने का आएगा। तो उस टाइम में जब टैक्स पे करने के टाइम में आपको लोन लेने की जगह आपके खुद के पैसे को यूज कर सकोगे, तो वो बेस्ट एक्सपीरियंस रहेगा। अदरवाइज क्या होगा, आपने वो पैसा यूज कर लिया है, अब 1.5 लाख रुपए आप कहीं से लोन ला करके उसको पे कर रहे हो, यानी आपने टैक्स तो पे किया ही, सामने वो जो अमाउंट है वहां पे भी एक डेबिट क्रिएट कर दी, और वो लूप है, ये पूरा लूप है, वो चलता ही रहेगा, आप उसमें से निकल ही नहीं पाओगे। तो हमेशा थर्ड आई व्यू आपको देखना पड़ेगा, तीसरे पर्सन के हिसाब से आपको देखना है कि आप कहाँ पे फंसे हो। ये सब चीजों में मैं बहुत कुछ मैंने ऑलरेडी खुद एक्सपीरियंस किया है, इसीलिए आपको ये बहुत कुछ रियलिस्टिक लग रहा होगा, या आपके साथ भी हुआ ऐसा आपको फील हो रहा होगा, क्योंकि मैं ये सब चीजों से गुजर चुका हूँ और मैं उसके बेस पे ये सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं। तो मैक्सिमम चीजें तो मेरे खुद के ऊपर एप्लीकेबल है। अब आते हैं हम लोग लास्ट पॉइंट पे, एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर। यू कैन बी एन एंटरप्रेन्योर विदाउट टेकिंग मच डेट। मतलब आप बहुत ही कम पैसा इन्वेस्ट करके या विदाउट इन्वेस्टमेंट भी एंटरप्रेन्योर बन सकते हो, राइट। तो हमने डे 1 में और डे 2 में ये पॉइंट को कवर किया होता है, SSIP-Gujarat.in/index। इसके ऊपर जा करके आपको पॉलिसी पढ़नी है 22-27 की, तो आपको समझ में आएगा कि गवर्नमेंट ऑफ गुजरात कितना सारा वर्क कर रही है कि जो स्टूडेंट स्टार्टअप है वो एक्स्ट्रा कर सके, उसको विजिबिलिटी मिल सके, ना ही सिर्फ गुजरात में और इंडिया में, पूरे वर्ल्ड लेवल पे आपकी विजिबिलिटी को शो करने के लिए वो वर्कआउट कर रही है। आपको मेंटर्स अलॉट कर रही है, जो इंडस्ट्री के एक्सपोर्ट है वो अलॉट कर रही है, इंक्यूबेशन सेंटर डेवलप कर रही है। तो बॉस आपको प्रॉब्लम क्या है, ये एरा सबसे बेस्ट एरा है। पुराने टाइम में आप जाके देखो किसी को कोई सपोर्ट नहीं मिलता था, और फिर भी वो कितना सारा मेहनत करके वो वहां तक पहुंचे। आज के टाइम में अगर आपके सही में ड्रीम है कि आपको कुछ करना है, तो सिर्फ ऐसा नहीं कि आप, आपकी सोसाइटी, आपकी फैमिली नहीं, इवन गवर्नमेंट तक, आपके प्रोफेसर तक, सब लोग लगे हुए हैं कि बॉस आप आगे बढ़ो। और आज के टाइम में इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर सब कुछ नॉलेज अवेलेबल है, आपको सिर्फ उसको ऑर्गेनाइज्ड वे से सेट करना है और उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो यू नीड नॉट टू इन्वेंट अ व्हील अगेन, आपके पास तो व्हील ऑलरेडी है, उसको सिर्फ आपको डिजाइन करना है प्रेजेंटेबल वे में और उसको एक्सप्लोर करना है, बेनिफिट लेना है उसको। तो जो गुजरात के अंदर ये बेनिफिट आपको मिल रहा है, उसका आप यूज कर सकते हो एंटरप्रेन्योर बनने के लिए। गवर्नमेंट की तरफ से काफी बेनिफिट्स हैं, तो वो पॉलिसी आप देखोगे तो आपको डिटेल में समझ में आएगा। या 1-2 दिन पहले का जो हम लोग का सेशन था उसमें मैंने SSIP के ऊपर काफी डिटेल में पॉइंट लिया है, तो वो भी ले सकते हो। उसके अलावा एंटरप्रेन्योर बनना है तो और भी बहुत सारे तरीके हैं जिसमें आपका कैपिटल का इन्वेस्टमेंट बहुत कम है। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं कि आप चाहो तो म्यूचुअल फंड के लिए, म्यूचुअल फंड के डिस्ट्रीब्यूटरशिप बन सकते हो। तो जो सेकंड डे में मैंने पॉइंट कवर किया था, करियर इन फाइनेंशियल मार्केट, वहां पे आप जाकर के ये पॉइंट को वापस एक बार चेक कर सकते हो कि म्यूचुअल फंड का अगर डिस्ट्रीब्यूटर आपको बनना है तो आपको क्या करना पड़ेगा। एक NISM की एग्जाम है 5A, वो आपको क्लियर करनी है, आपका 1500 रुपीज का इन्वेस्टमेंट हुआ। उसके बाद में सेकंड आपको कवर करना है कि ARN बोलते हैं जिसको हम, एमफिल रजिस्ट्रेशन नंबर, वो आपको कंप्लीट करनी है। आइडियली वो 3500 की फीस होती है, बट अभी कोविड टाइम में मेरे ख्याल से उन्होंने 1800 कुछ रखा हुआ है। तो आपका टोटल कॉस्ट कितना हो गया, 1500 प्लस 1800, उसमें आपको एजेंसी मिल गई। मतलब फिर आपने ये दोनों प्रोसेस कंप्लीट कर ली, फिर आपको म्यूचुअल फंड की जो 45-47 अलग अलग AMCs अवेलेबल है, उनके साथ जाकर के आपको एम्पेनलमेंट करना है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो आप थोड़ा सा रिसर्च करते हो, थोड़ा सा नॉलेज लगाते हो, एमपी की वेबसाइट है, वहां पे बहुत सारा डेटा अवेलेबल है कि म्यूचुअल फंड के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है। इवन सेबी की एक वेबसाइट है, सेबी की एक एप्लीकेशन है सारथी करके, आप चाहो तो वो सारथी को भी डाउनलोड कर सकते हो। उसमें भी आपको खाली सिर्फ म्यूचुअल फंड नहीं, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट रिलेटेड भी आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो वो नॉलेज का बेनिफिट ले सकते हो अपने बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए। और यहाँ पे जो इनकम जनरेट होगी म्यूचुअल फंड में, दैट विल बी अ लेगेसी इनकम। मतलब आज अगर मैं ARN लेता हूँ और मैं नहीं रहा, तो उस केस में जिसको मैंने नॉमिनी बनाया हुआ है उसको वो पैसा मिलता रहेगा। मतलब लेगेसी इनकम मतलब क्या हुआ कि ये कंटिन्यूस मिलने वाली चीज है। आपका जो AUM होता है, एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलता ही रहता है। इंटरेस्ट इन द सेंस, उसके ऊपर जो ट्रेल कमीशन बोलते हैं इसके अंदर, वो ट्रेल कमीशन आपको लाइफ टाइम मिलता रहता है। तो एक आपकी लेगेसी इनकम क्रिएट हो सकती है, और वो भी आपका इन्वेस्टमेंट आप देखो तो ना के बराबर है।
उसके अलावा आप चाहो तो इक्विटी मार्केट में आपकी खुद की फ्रेंचाइजी कर सकते हो, जिसको अभी हम लोग फ्रेंचाइजी की जगह ऑथोराइज पर्सन कहते हैं। ऑथोराइज पर्सन में आपको डिपॉजिट लगती है 50,000 से लेके 5 लाख रुपीज तक की डिपॉजिट है। जैसे हम नॉर्मल किसी भी चीज की फ्रेंचाइजी लेते हैं, वैसे अब यहाँ पे ऑथोराइज पर्सन बन रहे हैं। इसके अंदर जो लोग भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनको आप इन्वेस्टमेंट करने में हेल्प करते हैं, और उसके सामने आपको ब्रोकरेज मिलती है। ब्रोकरेज में भी एक अच्छी सी शेयरिंग मिल सकती है आपको। उतना डिपॉजिट दे करके आपका एक पूरी इनकम स्ट्रीम स्टार्ट हो सकती है। और आपको एक्सपेंस कितना रहेगा, तो आपको एक नॉर्मल ऑफिस लेनी पड़ेगी, जिसके अंदर आपको 2 या 3 लोगों को रखना पड़ेगा, 2-3 कंप्यूटर रखने पड़ेंगे, थोड़ा सा नॉलेज गेन करना पड़ेगा, और ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तो समझो 50,000, 1 लाख रुपीज, 2 लाख रुपीज में आप स्टार्ट कर सकते हो। कितने एजेंसीज ऐसी भी है या ब्रोकर्स ऐसे भी आप उनके साथ बैठ करके 1-to-1 डील करोगे, तो हो सकता है डिपॉजिट एडवांस में ना लेकर के आपके जो रेवेन्यू होता है, ब्रोकरेज होता है, उसके सामने वो एडजस्ट कर देते हैं। ऐसा भी ऑप्शन मिलता है। बट आपको ये आगे लेके निकलना पड़ेगा। और सिर्फ ये तो मैं बता रहा हूँ कि मैं फाइनेंशियल फील्ड में हूँ। आपके जो ग्रुप होंगे, आपके जो फादर है या फैमिली मेंबर्स है, वो अलग अलग फील्ड में होंगे। आप उनके साथ बैठोगे तो कितनी जगह ऐसा होता है कि विदाउट इन्वेस्टमेंट आप अपना एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट कर सकते हो। बट आपके मन में वो धगस होनी चाहिए कि मुझको कुछ करना है। अगर आप करना नहीं चाहोगे ना, तो किसी को नहीं पड़ी आपके काम करने की। देखो, दो टाइप के लोग होते हैं, एक होता है टाइप ए पर्सनालिटी, दूसरा टाइप बी पर्सनालिटी। ए पर्सनालिटी को क्या लगता है हमेशा कि सब कुछ मेरे हिसाब से होता है। और अगर आप वो पर्सनालिटी रखोगे ना, तो लाइफ में बहुत आगे जाओगे। टू कैसे होंगे कि उनको लगता है सब कुछ कॉन्सिक्वेंसेज है, सब कुछ ऊपर वाले ने लिख के दिया होगा। बस ऊपर वाले ने तो ये लिख के दिया कि तू तू जो चाहेगा, जो जिसके पीछे तू मेहनत करेगा, वो तुझको मिलेगा। बट अब तू मेहनत ही नहीं कर रहा तो कहाँ से कुछ मिलेगा। तो उस केस में टाइप बी पर्सनालिटी हमको नहीं बनना है, हमको टाइप ए बनना है। एटलीस्ट हम ट्राई तो करते हैं। ट्राई नहीं किया और फिर कुछ नहीं हुआ, उसकी जगह पे ट्राई किया और नहीं सक्सेसफुल हुए। जो बल्ब बनाया था जिन्होंने, आपने देखा हो तो उन्होंने कितने 1000 टाइम उसको ट्राई किया था, और फिर उसके बाद में उनको समझ में आया था कि, और फिर मतलब वो सक्सेसफुल हुए। तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा, एंटरप्रेन्योरशिप में बहुत सारे चांसेस होंगे कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में हो सकता है कुछ नया डेवलप ना कर पाए। बट आपको कंटिन्यूस एफर्ट रखनी है, और हो सकता है पहले इंसिडेंट्स में भी हो जाए। ये कैसा होता है कि कौन से टाइम में होगा वो पक्का नहीं पता है। बट एक आइडिया से आदमी कहाँ से कहाँ पहुंच सकता है। आप देखो, कोई भी बिजनेस में सिर्फ एक आइडिया ही होता है जिसके अंदर पूरा एम्पायर उसके ऊपर टिका होता है। और वो आइडिया कब आया आपको पता नहीं होता है। मैक्सिमम लोग को वो आइडिया होता है, वो कितनी बार सोते टाइम आता है, कितने लोग को नहा रहे होते उस टाइम पे आता है, कितने लोग को किसी के साथ बात करते उस टाइम आता है, किसी भी टाइम आ सकता है। तो हमेशा आपके पास में पेन पेपर रहना चाहिए। उस आइडियाज को लिखने का रखो आपके दिमाग में। डेली बेसिस पे मेरे ख्याल से 6 लाख से प्लस आइडियाज आते हैं। बट वो सारे काम के नहीं होते, बट उसमें से कम एक या दो आइडिया डेली बेसिस पे आपको आते हैं कि जो आपको आगे बढ़ने में हेल्प कर सकते हैं, एंटरप्रेन्योर बनने में हेल्प कर सकते हैं। तो आप चाहो तो उसको यूज कर सकते हो। और एसएसआईपी का जो प्रोग्राम है उसके बारे में थोड़ा और डिटेल में आप जाना तो आपको और समझ में आएगा कि कितनी अच्छा इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लिया हुआ है, जिसमें यूनिवर्सिटी से लेकर के जो दूसरे आउटसाइड बोल सकते हैं कि जो प्रैक्टिकल वर्ल्ड के साथ एक्सपोजर जितना है, जितना कॉर्पोरेट का एक्सपोजर है, तो वो कॉर्पोरेट और यूनिवर्सिटी को मिक्स कर रही है कि जिसके अंदर आपको एजुकेशन के साथ साथ प्रैक्टिकल एक्सपोजर में मिले और आप कुछ नया डेवलप कर सकते हो। और अब मैं आता हूँ कि आप ये जो डाउनलोड करने की मैंने बात की थी, कहाँ कहाँ से कर सकते हो। तो एक तो मैंने जो एक्सपेंस की लिस्ट बताई थी वो आप कर सकते हो। उसके अलावा एक और चीज मैं यहाँ पे आपको शेयर करना चाहूंगा, मैं यहाँ पे शेयर कर ही देता हूँ पहले तो। जो मैंने आपको ऊपर करके दिखाया था ये एक्सपेंस ट्रैकर वाला, उसके अंदर एक और चीज है, मतलब टोटल 3 चीजें उसमें कवर हुई है। तो आप ये ड्राइव के अंदर देखोगे ना, तो सबसे पहले तो ये जो मैंने पूरा प्रेजेंटेशन दिया है, वो मैंने एक आर्टिकल दिया था। उस आर्टिकल, ये एंड में आप जाओगे तो इसमें आपको पूरा आर्टिकल भी दिखेगा। वो मैंने कौन सी जगह से ये आर्टिकल को पॉइंट लिया है उसको भी मैंने नीचे क्रेडिट दी हुई है। तो ये पूरा इसके ऊपर नोट्स है। आप चाहो तो इसकी प्रिंट आउट निकाल के अपने पास में रखो। ये सारे पॉइंट एकदम वैलिड है। इसको मैंने इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझाने का ट्राई किया। ये सारे पॉइंट्स मैंने फॉरेन की एक वेबसाइट वहां से दिया था। ये उसकी वेबसाइट का नाम है, राइट, मिट शेयर करके। और ऐसे दूसरे भी वहां पे आर्टिकल्स है जो आपको काम आ सकते हैं। तो ये एक आर्टिकल आप चाहो तो प्रिंट आउट करके रख सकते हो, ये आपको रियल लाइफ में बहुत काम आ सकता है। दूसरा जो मैंने आपको बताया, अ, एक तो मैंने आपको ये कवर कर लिया एक्सपेंस ट्रैकर। दूसरा ट्रैकिंग सीट। देखो, मैंने इसको पीडीएफ फॉर्म में भी रखा है और एक्सेल में भी रखा है। पीडीएफ में भी चाहो तो आप प्रिंट आउट निकाल करके अपने फाइलिंग कर सकते हो। और बेस्ट मेरा एडवाइस रहेगा कि आप चाहो तो इसको एक्सेल में यूज करो।
एक्सेल में यूज करने का बेनिफिट क्या है कि इसको आप ट्रैक कर सकते हो और इसको कंटिन्यूस ऐड कर सकते हो। अब इसको यूज कैसे करना है, तो ट्रैकिंग सीट को यानी आपके नेटवर्क को ट्रैक करने के लिए आपको करना ये मैंने टी हार्वेस्टर का एक प्रोग्राम अटेंड किया था। उसमें हम लोग जो मनी मैनेजमेंट का पार्ट होता है उसमें एक्सपेंस को किस तरह से आप ट्रैक कर सकते हो, अ, वो पॉइंट। और एक ये था कि किस तरह से आप अपने नेटवर्क को ट्रैक कर सकते हो। तो ये नेटवर्क को ट्रैक करने वाला पार्ट मैंने टी हार्वेस्टर का एक प्रोग्राम था जिसमें 2.5 लाख की फीस होती है, वहां से ये सीखा हुआ है। तो ये पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको यूज कैसे कर सकते हो, यहाँ पे आप क्लिक करते हो फाइल के ऊपर। सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, फाइल को मेक अ कॉपी करना है। इसी के अंदर आप एडिट करने का ट्राई मत करना, कितने लोग को बाद में ये प्रॉब्लम समझ में आती है। ये मेरी कॉपी है, आपको आपकी खुद की कॉपी बनानी पड़ेगी और इसको कस्टमाइज कर सकते हो आप अपने नीड के हिसाब से। तो मेक अ कॉपी करेंगे तो गूगल के अंदर ही आपकी एक अलग कॉपी बन जाएगी और उसके अंदर आप एडिट करो। और आपको लगता है कि नहीं आपको लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे डाउनलोड करके करना है, तो आप यहाँ पर आ करके क्या कर सकते हो, एक डाउनलोड का ऑप्शन है, वहां पे एक्सेल के फॉर्मेट में आपको डाउनलोड कर लेना है। राइट, तो जिससे क्या होगा कि एक्सेल के फॉर्म में आपको दिखेगा। अब मैं आपको दिखाऊं ये एक्सेल शीट में क्या क्या पॉइंट्स कवर हुए। तो यहाँ पे मैं कुछ स्पॉटलाइट को ऑन कर रहा हूँ, तो आप देखोगे सबसे पहले मैंने लिया हुआ है व्हाट यू ओन, मतलब आपका क्या 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 है, कौन सी चीज आपकी है। तो सबसे पहले एसेट्स के पार्ट को मैंने कवर किया है। तो एसेट्स में आपके कौन से चीजें आपकी एसेट्स में आएंगी। तो सबसे पहले आएगा कैश एंड लिक्विड एसेट्स, कि जो हार्ड कैश बोल सकते हैं जिसको हम तुरंत पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक तो आएगा कैश एंड बैंक अकाउंट, आपके जेब में आपके वॉलेट में क्या क्या पैसा पड़ा हुआ है वो आपका आ गया। उसके अलावा आपके बैंक में जो सेविंग अकाउंट्स में पड़े हुए पैसे या या करंट अकाउंट में भी है जिसको आप विड्रॉ कर सकते हो, वो अमाउंट आपको यहाँ लिखनी है। अच्छा, ये आपको अपने पास ही रखना है, मुझको शेयर करने की जरूरत नहीं है। बट आप जब इसको ट्रैक करना स्टार्ट करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि आप जो भी काम कर रहे हैं उससे आपकी नेटवर्क बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। ये मैंने 2017 से स्टार्ट किया हुआ है, जब से मैंने वो टी हार्वेस्टर का प्रोग्राम अटेंड किया है। तो उसके बाद से मैंने इसको ट्रैक करना स्टार्ट किया था। इसमें थोड़े बहुत मैंने मॉडिफिकेशन किए मेरे नीड के हिसाब से, इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से वो बेस्ट रहता है। तो ये मेरे हिसाब से अगर आप इंडिया में इसको यूज करें तो आपके लिए भी ये बेस्ट रह सकता है। तो बैंक बैलेंस आपका आ गया। उसके अलावा अगर आपके बॉन्ड्स हैं, टर्म डिपॉजिट है, इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट्स हैं, उसको आप यहाँ पे कर सकते हैं। देन मनी ओन टू यू अदर्स, जो भी लिक्विड कैश है जो आपका तुरंत कैश में कन्वर्ट हो सकता है, वो सारे पॉइंट्स यहाँ आएंगे। फिर आता है मार्केटेबल एसेट्स। मार्केटेबल एसेट्स का मतलब हुआ कि जिसको हम तुरंत बेच करके पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसका एग्जांपल एक तो म्यूचुअल फंड, देन स्टॉक्स, रियल एस्टेट का इन्वेस्टमेंट, देन बिजनेस इंटरेस्ट एंड अदर्स। तो ये सारे मार्केटेबल आ गए, उसको आपको ये वाले पार्ट में लिखना है। फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट के अंदर कि लॉन्ग टर्म एसेट्स जो आपकी सही में लॉन्ग टर्म है। देन रजिस्टर्ड रिटायरमेंट सेविंग प्लान, ऐसे कोई पेंशन फंड के अंदर आपने अगर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो एनपीएस या अटल बिहारी जो वाजपेयी का एक प्लान है वो, या इस तरह का कोई भी ऐसा जो प्योरली आपने रिटायरमेंट के कॉर्पस के लिए इकट्ठा किया हो। देन कैश वैल्यू ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, आपके जो लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी उसका जो अमाउंट होता है वो अमाउंट आप यहाँ पे रख सकते हो। देन पेंशन प्लान एंड प्रॉफिट शेयरिंग, अगर कुछ इस तरह का आपका है तो अदर्स आपको जो दिमाग में आ रहा है वो आप लिख सकते हो। ये सारे लॉन्ग टर्म एसेट्स हो गए। देन पर्सनल एसेट्स, पर्सनल रेसिडेंसी, आप जहाँ पे जिस घर पे रह रहे हो, आइडियल उसकी वैल्यू नहीं लगानी चाहिए, बट फिर भी आप लगा सकते हो कि जिससे आपको समझ में आए। और नॉमिनल, मार्केट वैल्यू नहीं रखनी है आपको। जब आप सिचुएशन ऐसी आती है कि जब आपको बेचना पड़ेगा तो 30-40% मार्केट के भाव से कम में आपको वो बेचना पड़ेगा। इस तरह से रिक्रिएशनल प्रॉपर्टीज है, कोई व्हीकल है, व्हीकल में आपको डेप्रिसिएशन काउंट करने के बाद लिखना पड़ेगा क्योंकि हर साल उसकी वैल्यूएशन कम होती जाती है। फिर इस तरह से दूसरे कोई इक्विपमेंट है, हाउस होल्ड फर्नीचर्स है, या कोई ऐसा इक्विपमेंट है जिसको आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये हाँ, दूसरा उसके पास आपके पास कोई ऐसा कलेक्शन है आर्ट का, स्टैम्प्स का, कॉइन्स का, ज्वेलरी का जो मार्केटेबल हो, ये सारी चीजें और जो कुछ आपको अदर्स लग रहा है वो ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। आप चाहो तो अपने नीड के हिसाब से इसको मॉडिफाई कर सकते हो। जब भी आप कोई भी अमाउंट डालते हो तो ऑटोमेटिक यहाँ पे आपको टोटल आ जाएगा आपका नेट एसेट्स। राइट, फिर नेक्स्ट आते हैं हम अब हम लोग आगे बढ़ेंगे लाइबिलिटीज के ऊपर। तो लाइबिलिटीज के अंदर हमेशा आपको क्या करना है कि नेगेटिव पॉइंट में आपको डालना है खास, कि जो भी आपकी लाइबिलिटीज है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरी लाइबिलिटीज है कि क्रेडिट कार्ड के अंदर मेरा मान लो 40,000 का डेबिट है, तो 40,000 ना लिख करके मुझको क्या लिखना पड़ेगा इसमें, -40,000। तो ये ज्यादा अच्छा रिजल्ट पे करे दिखाएगा आपको। राइट, फिर यहाँ पे आते हैं हम लोग
अदर लाइन ऑफ क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट अगर कोई चल रहा है, लोन की अमाउंट है, अनपेड आपका कोई बिल अमाउंट है, या तो फिर हाउस होल्ड मॉर्गेज वगैरह कुछ है, अनपेड बिल है, टैक्सेस है, ये सारे के सारे आपको इसमें ऐड करने हैं। लॉन्ग टर्म डेट कोई लिया है, आपने होम लोन लेके रखी हुई है, कार लोन लेके रखी है, इस तरह का कोई लोन है तो उसको आपको यहाँ डालना है। टोटल लाइबिलिटीज आपकी आ गई। और उसके इसमें आप अगर अमाउंट देखेंगे तो इसके अंदर से इसके अंदर आपको एक चीज का ध्यान रखना है, ये माइनस, मैं कल इसको वापस एडिट करके देख लूँ। हाउस होल्ड इक्विपमेंट, रियल एस्टेट, व्हीकल, पर्सनल जो फाइनेंस है आपका, पर्सनल रेसिडेंट, मैं ऐसा गिन के चलता हूँ कि मान लो वो 50 लाख का है। अब देखते हैं इसमें क्या डिफरेंस आया। मेरे ख्याल से मैंने इसको कन्वर्ट करके प्लस पॉइंट में रखा है, क्योंकि इंडिया के अंदर ये मिस्टेक लोग करते थे। ओके, राइट। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें माइनस यूज नहीं करना है, प्लस ही यूज करना है। यहाँ पे जो मैंने माइनस किया था, क्योंकि लास्ट में फॉर्मूले के अंदर मैंने माइनस यूज कर लिया है, ठीक है। और यहाँ पे भी मैं एडिट कर लूँ। तो ये पॉइंट में मतलब मैं ऐसा बताना चाह रहा हूँ कि जब ये अमाउंट आप एडिट करोगे तो आपको आपकी एक नेटवर्थ मिलेगी। दैट मींस आज के डेट में आपकी नेटवर्थ कितनी है। तो मैंने देखो एसेट्स में से लायबिलिटी को माइनस कर दिया, तो ये आपकी नेटवर्थ है। और ये एक्सरसाइज आपको हर 30 डेज में करनी है। तो हर 30 डेज में आप ऐसा कर सकते हो कि आप अपना जो टाइम शेड्यूल वो इस तरह से कर सकते हो कि हर महीने की 10th को, हर महीने को 5 को, या आपको जो भी अमाउंट सेट होती है कि उस टाइम पे आप फ्री रहते हो। क्योंकि होता क्या, कितनी बार मंथ एंड में 31 मार्च में का टाइम है, 31 दिसंबर का टाइम है, या ऐसा कोई डेट है, तो उस टाइम में आपको दूसरे बहुत सारे काम होते हैं, तो आप बीच में रख सकते हो जिस टाइम में आप जनरली फ्री होते हो। तो वो लेकिन आपको डेट पहले से डिसाइड कर लेनी है। तो आपको ये कमेंट बॉक्स में डालना है कि आप कौन सी डेट से इसको ट्रैक करना स्टार्ट कर रहे हो। मुझको आपको सेंड नहीं करना है, इसको आपके पास ही रखना है। बट आप जब मुझको ये मैसेज व्हाट्सएप पे डालोगे, व्हाट्सएप कहाँ से मैं बोल रहा हूँ आपको, इसके अंदर आप जब यूट्यूब वीडियो में डालते हो तो यूट्यूब वीडियो के नीचे आप कमेंट बॉक्स में डालोगे कि मैं इस डेट से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो ये क्या होगा, आपका माइंड वो दिमाग में लेगा कि बस इसको डाउनलोड करके हर महीने आपको इस डेट को स्टार्ट करना है। तो अनकॉन्शियस माइंड में आप इसको सेट करने का ट्राई कर रहे हो। और ये यहाँ पे डेट आप उसके हिसाब से सेट कर सकते हैं। एवरी 30 डेज का आपने सेट कर दिया। एक तो सबसे पहले आपको आज ही करना है। भले ही ये वीडियो में आपने ऑलमोस्ट 1 आवर 15 मिनट का टाइम दिया होगा, बट उसके अलावा आपको 2 घंटे और ये देना है। आपको ट्राई करना है, मैंने बहुत सारी चीजें आपको शेयर की, बट कम से कम ये एक्सरसाइज आज की रात के पहले आपको कंप्लीट करना है। इट विल टेक ओनली 2 आवर्स। आपकी लाइफ के 2 घंटे और मैं मांग रहा हूँ, इतना टाइम आपने मुझको दिया है, बट ये आपकी खुद की नेटवर्थ निकालने का ट्राई करो। जिससे क्या होगा, आपके दिमाग में पिक्चर क्लियर होगी कि सही में आपकी नेटवर्थ है तो कितनी है, और वो बढ़ रही है कि घट रही है। आज का पहला हो गया, उसके बाद 30 डेज जो भी आ रहा है उस डेट यहाँ पे डाल दो। उस डेट का आपके मोबाइल के अंदर एक रिमाइंडर सेट कर दो। एवरी मंथ में आप इसके अंदर, अभी मोबाइल इतने अच्छे आते हैं कि आप वो डेट के वाइज रिमाइंडर एक साथ में सेट कर सकते हो कि हर महीने इस पर्टिकुलर डेट को मुझको रिमाइंडर आना चाहिए, और उसके अंदर टॉपिक के अंदर नेटवर्थ लिखना है आपको। तो नेटवर्थ करके आपको रिमाइंडर डाल करके, और ये जो वीडियो है इसके नीचे, यूट्यूब के वीडियो के नीचे आपको लिखना है रिमाइंडर सेट, इतना करके एक मैसेज डालना है, ठीक है। मैं इतना टाइम मैंने आपको दिया है, मैं आपसे इतना एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप अपना खुद का नेटवर्क निकालना स्टार्ट करोगे। और माइंड वेल की आपने इतना टाइम दिया ना, उससे इंपॉर्टेंट है आपके 2 घंटे जो आप अब देने वाले हो। तो ये वीडियो खत्म करके सबसे पहला काम ये करना है कि आपको डाउनलोड करना है। अगर आप इसको डाउनलोड नहीं कर पा रहे हो तो मैंने इसके लिए यहाँ पे आपको पीडीएफ भी दिया है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ इसका पीडीएफ का प्रिंट आउट निकालना है, और प्रिंट आउट में पेन से लिखना है। दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। यही चीज को आप पेन से भी रख सकते हो, राइट। तो पेन से रखोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि कितना माइनस करना है, कितना प्लस करना है। यहाँ पे नेटवर्क आपको मैन्युअली करना पड़ेगा, बट इट विल नॉट टेक मच टाइम। आप 2 आवर्स के अंदर ये सारे पॉइंट को देख सकते हो। और फर्स्ट टाइम क्या होगा, आपको बहुत सारे हेड में ढूंढना पड़ेगा, तो जिससे आपकी और क्लैरिटी आएगी कि रियल लाइफ में ये क्या सिचुएशन है। और फिर जब एक बार ये कंप्लीट हो जाता है तो प्रॉब्लम ही सॉल्व। फिर नेक्स्ट 30 वाला जब आप करने जाओगे तो इट विल टेक हार्डली 30 मिनट्स। अभी मैं करता हूँ तो करीब करीब मेरा 15 से 20 मिनट का टाइम जाता है एवरी मंथ के 10th को मैं ये एक्सरसाइज करता हूँ। तो आप अपने डेट के हिसाब से अपना ये सेट कर सकते हैं, बट आपको अलार्म सेट करना है।
और कमेंट बॉक्स में डालना है। तो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा मैंने जो पॉइंट्स बताए। अभी मैं वापस आ जाता हूँ अपने स्लाइड के ऊपर। तो ये मैंने आपको एक तो मैंने ब्लॉग कहाँ से लिया उसके बारे में बताया, ट्रैकिंग सीट मैंने आपके साथ शेयर की है, एक्सपेंस ट्रैकर आपके साथ शेयर किया है, और ये जो SSIP गुजरात का है उसके लिए भी मैंने लिंक दी है। आप चाहो तो इस जो टूल्स है उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि जिससे फ्यूचर में अगर आपको कुछ रिक्वायरमेंट आती है तो इसका बेनिफिट ले सकते हो, राइट। तो इसी के साथ मैं इसको कंप्लीट करता हूँ। थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम दिया इसके लिए। और मैंने बहुत सारे टास्क आपको दिए, वो आपको कंटिन्यूअस कंप्लीट करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आप उसको नहीं करोगे ना तो इसका ये ट्रेनिंग का मतलब नहीं। आपने 1.5 आवर आपके वेस्ट कर दिए। आपको 2 आवर्स और निकालने पड़ेंगे ये ट्रेनिंग के बाद में, ये सारी एक्सरसाइज करने के बाद में, तो आपकी लाइफ में चेंज आएगा, राइट। और आपके जो भी क्वेश्चन आंसर है आप बेफिक्र होकर के कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। जो भी रिलेवेंट क्वेश्चंस के आंसर होंगे आई विल गेट बैक टू यू, और हम लोग एक उसके लिए अलग से एपिसोड बनाएंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। और कल फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में, प्राइमरी मार्केट के साथ में। तो बी रेडी फॉर अ न्यू टॉपिक, न्यू लर्निंग। अभी तक हमने माइंड के ऊपर वर्क किया, अब रियल मार्केट पे लेके आ रहा हूँ। तो आपको ये लग रहा होगा कितने दिन से भले ये फाइनेंशियल सेमिनार है कि फाइनेंशियल पॉइंट से रिलेटेड है, बट अभी तक कहीं पे भी स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड नहीं आया। अब से वो जो थ्योरेटिकल पॉइंट है उसको प्रैक्टिकल में ले जाने का मैं ट्राई करूंगा, एकदम प्रैक्टिकल वे में, जो आपको रियल लाइफ में काम आ सकता है। तो कल के दिन भी बने रहिएगा। इन्हीं के आपके यूट्यूब के ऊपर आपको लिंक मिलती रहेगी। तो बी रेडी टू लर्न मोर। थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे मैं अपने प्रोग्राम को कंप्लीट करता हूँ।